हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखो बच्चों, अभी एम्स का भी आप लोगों का एग्जामिनेशन डेट आपका 26 को हमारा एग्जाम होना है। ओके, तो इसके लिए जितना हो सके उतना रिवीजन करिए। तो ये रिवीजन की ही सीरीज है अभी, ठीक है। बाकी मैंने आपको 5000 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज प्रोवाइड कराई है, उसको जितना हो सके उतना रिवाइज करो। ओके, और जो भी आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो रिवाइज करो, ठीक है। अभी इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिन्हें हम लोग जो है इसमें रिवाइज करेंगे। ओके, तो ये रिवीजन की अब सीरीज है, ठीक है। इसमें हम जो है रिवीजन ही करेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, और ये हमारे एम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी देखो, अभी एम्स के बाद आपका रेलवे भी होना है ना, तो रेलवे के लिए भी इम्पोर्टेंट रह जाएगा ये हमारा। बाकी और सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम, चाहे वो स्टेट का चाहे सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियोस। ओके, और अभी फार्मा एमसीक्यू की जो मोबाइल एप्लीकेशन है फार्मा एमसीक्यू ऐप, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है ना, जहाँ पर टेस्ट सीरीज है जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। और अभी आपके जो एग्जामिनेशन है तो वहाँ पर जो भी कोर्सेज है उसमें 25% का डिस्काउंट भी चला हुआ है। ओके, तो आप जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अभी इस वीडियो में हम देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस हमने इंक्लूड करे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखियो हमारा रिएक्शन जनरेट एटीपी, तो इनमें से कौन सी जो रिएक्शंस में एटीपी जनरेट होगा। तो देखो ग्लूकोज 6 देखो ये आपको जो रिएक्शन देख के क्या लग रहा है कि ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स दिए हुए हैं। तो भाई ग्लाइकोलिसिस का सबसे पहले तो आपको सारे सारे स्टेप्स पता होने चाहिए, जो कि मेरे बच्चों को पता है ना। ग्लूकोज से क्या बनता है, एक बारी देखो, ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है ना। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट बनता है कि नहीं। फिर फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट पे एल्डोलेज एंजाइम काम करेगा, और ये हमारा दो जो है कंपाउंड में, मतलब कि दो प्रोडक्ट में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसके दो प्रोडक्ट कौन से, फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट के, तो एक तो आपका होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है, एक आपका डीएचएपी होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि आप पढ़ते हो ना ट्रायोज में पढ़ते, दोनों ट्रायोज होते हैं 3 कार्बन वाले। फ्रक्टोज तो 6 कार्बन वाला था, इससे 2 कार्बन, मतलब कि 2 कंपाउंड बन गए 3 कार्बन वाले ये दोनों। अब ये दोनों आपस में ना इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, कि ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें। तो अब क्या होगा, डीएचएपी जो मतलब दोनों बन गए। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से फर्दर प्रोसेस चलेगी, और ये डीएचएपी है ना, ये भी जाके क्या करेगा, आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ही कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। समझ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, जो इससे क्या बनेगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बनेगा 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट बनता है, 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट बनता है। उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट होता है, उसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, उसके बाद फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है, एंड लास्ट स्टेप में पायरुवेट बनता है, मतलब पायरुविक एसिड। ये सारा आपका स्टेप चलता है ग्लाइकोलिसिस का, है ना। तो देखो, अब ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आपका 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट बना है, मतलब कि ये प्रोसेस 2 बार हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जहाँ पर एटीपी यूज होता है, मतलब कंज्यूम होता है एटीपी। कुछ प्रोसेस जहाँ पर स्टेप्स जहाँ पर एटीपी जनरेट होता है। आपने एटीपी जनरेट वाली बतानी है। देखो, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, है ना। ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पर एटीपी कंज्यूम होता है, एक एटीपी लगेगा, यहाँ पर कंज्यूम हो गया। फिर देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ये बन गया। फिर देखो ग्लूकोज 6 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट बनेगा, तो एक एटीपी यहाँ पर जो है कंज्यूम होगा। तो यहाँ पर तो ये तो एटीपी यूज हुआ, आपसे जनरेट बताना है। तो जनरेट कहाँ पर, ये तो यहाँ पर तो एटीपी यूज हो गई। एक तो यहाँ पर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, यहाँ पर एटीपी लगा। एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट बना, यहाँ पर एटीपी लगा। 2 एटीपी लग गए। अब बन कितने रहे हैं, जनरेट कितने हो रहे हैं वो देखो। लगते तो सिर्फ इन 2 स्टेप में आप जनरेट होंगे। एक तो लास्ट वाले स्टेप में जनरेट होगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से जब पायरुवेट बनेगा तो एक एटीपी यहाँ पर बनेगा। तो एक एटीपी बना, मतलब कि ये स्टेप 2 बार होगा ना, क्योंकि देखो एक तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वाली प्रोसेस चलेगी, बाकी डीएचएपी भी आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो प्रोसेस चलेगी। तो मतलब कि 2 बार ये प्रोसेस और 2 एटीपी यहाँ पर बन गए, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो एक तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनेगा, तो एक एटीपी जनरेट होगा,
तो मतलब कि 2 एटीपी यहाँ पर जनरेट हो गए, है ना। और एक आप देखो आपका जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आपका क्या बनता है, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट बनता है। तो यहाँ पर आपका ना NADP बनता है, NAD प्लस होता है, इससे बनता है आपका NADPH, NADH प्लस H प्लस ऐसे बनता है ना। तो ये जो है ना, इससे एक NADH से 3 ATP बनते हैं। तो ये प्रोसेस 2 बार होनी है, तो 6 ATP बन जाएंगे। मतलब कि 2 NADH बनेंगे तो एक NADH से 3 ATP, 2 NADH से 6 ATP। तो 6 ATP यहाँ पर बन गए आपके, ठीक है, 6 यहाँ पर बन गए, 2 लास्ट वाले 8 हो गए। तो एक स्टेप और है जिसमें हमारा ATP बनेगा, ठीक है। तो वो है आपका कौन सा, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट से जो ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है ना, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। तो इसमें भी हमारा एक ATP जनरेट होता है। तो ठीक है, ये भी 2 हो जाएंगे क्योंकि 2 बार होगी ये प्रोसेस, तो 2 ही हो गए। देखो तो ATP जनरेट यहाँ पर भी हो गया, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना, तो यहाँ पर भी एक ATP जनरेट हो गया और लास्ट वाले स्टेप में जनरेट हुआ और एक NAD से बन गया। 6, 2, 8, 2, 10 टोटल 10 तो ATP आपके बन गए। कंज्यूम कितने हुए थे, यूज़ कितने हुए थे स्टार्टिंग के स्टेप में, एक तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना, 2 ATP यहाँ पर लग गए। तो टोटल नेट गेन आपका 8 ATP का होगा। ये आप एरोबिक कंडीशंस की बात कर रहे हो बच्चों, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तभी आपका पायरुविक एसिड बनता है, अदरवाइज ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या बनता है आपका, क्या बनता है बच्चों, ऑक्सीजन के एब्सेंस में तो हमारा क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है ना। तो ये सारी बात हम करें एरोबिक की, ठीक है। अगर एनारोबिक की कहोगे तो लैक्टिक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा नहीं। और एक और इंपॉर्टेंट बात भाई, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं, कि ग्लूकोज जो 6 कार्बन वाला होता है हमारा और पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं। ये बात भी याद रखना, कई बार पूछ ले एग्जाम में, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया ना। अब आपने इसके ऑप्शन देखो, आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लगेगा बच्चों, है ना, बिल्कुल लगेगा। तो अभी इसको ऑप्शन देख लेते हैं हम। देखो जनरेट बताना है, जनरेट बताना है। देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, है ना। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, तब ATP यूज होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कोई ATP का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, तो यहाँ पर तो ATP यूज हुआ है बच्चों, ATP की यूज हुआ है, यहाँ तो जनरेट नहीं हुआ, यूज हो गए यहाँ पर तो ATP। फिर है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से मैंने आपको फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनाया, तो इस प्रोसेस ने भी ATP को कंज्यूम कर लिया भाई। यहाँ पर भी ATP यूज होता है, प्रोड्यूस नहीं होता, ATP यूज हो रहा है। इन दोनों में ATP जो है यूज हो रहा है। बचा क्या, लास्ट वाला ऑप्शन फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट लास्ट स्टेप आता है मेरे बच्चों। ये लास्ट स्टेप फॉस्फोइनोल पायरुवेट से जब पायरुवेट बनता है ना, तो यहाँ पर हमारा ATP जनरेट होता है। क्या होता है, ATP जनरेट होता है। तो यही हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो सारे स्टेप याद रखोगे। फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बन रहा है तो हमारा ATP बनेगा। ग्लिसरल जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बना 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट जो था उससे क्या पता है, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है ना। 3 फॉस्फोग्लिसरेट में भी हमारा जो है ATP बनता है, याद रखना, ठीक है। और एक NADH बनेगा, उससे 3 ATP बनते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से ATP वाला बात आपको सारा समझ आ गया होगा। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस की सिंपल प्रोसेस के ऊपर था, और ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस बच्चों आपको पता है साइटोप्लाज्म में होती है ना। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेज 2 ड्रग मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, है ना। ड्रग का मेटाबॉलिज्म है जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसमें कि आपका क्या होता है, नॉन पोलर ड्रग जो होती है आपकी, नॉन पोलर ड्रग हमारी पोलर ड्रग में कन्वर्ट होती है, या फिर कह दो कि आपके जो लिपोफिलिक ड्रग होती है वो हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट होती है, या फिर इसको ऐसे कह दो कि हाइड्रोफोबिक ड्रग होती है, लिपोफोबिक, है ना। मतलब कि हाइड्रोफोबिक लिपोफोबिक में कन्वर्ट हो गया मैं ना। मतलब कि आपका जो बात तो एक ही है, तीनों तरीकों से बात तो एक ही कहने की कोशिश कर रहे हो आपकी ना, पोलर ड्रग में मतलब कि वाटर सोल्यूबल ड्रग में कन्वर्ट होना है ना। बात तो एक ही बोल रहे हो, ठीक है। तो वो आपका होता है ड्रग का मेटाबॉलिज्म कह दो, ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन कह दो, है ना, ठीक है। तो देखो उसमें आपकी रिएक्शन होते हैं, फेज 1 रिएक्शन होते हैं, फेज 2 रिएक्शन होती है। तो फेज 2 रिएक्शन का क्वेश्चन
है ना। फेज़ 1 में आप पढ़ते हो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन, और फेज़ 2 में आपकी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्जुगेशन रिएक्शंस आती है, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, ये सब पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ते हो। अभी क्वेश्चन क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेज़ 2 ड्रग मेटाबॉलिज्म रिएक्शन एसोसिएटेड विद जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, इनमें से कौन सी फेज़ 2 रिएक्शन है जो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है ना। ग्लूकोनेडेशन है, एसिटाइलेशन है, रिडक्शन है, या ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन है। देखो हमारी जो एसिटाइलेशन होती है ना, तो जो भी ड्रग होती है जिनका मेटाबॉलिज्म होता है थ्रू एसिटाइलेशन, जैसे कि आपकी कौन कौन सी ड्रग होती है, जैसे हमारा होता है हाइड्रालाजीन हो गया, प्रोकेनामाइड होता है, आइसोनियाजिड होता है, सल्फोनामाइड्स होती है, मतलब ये ड्रग जो एसिटाइलेशन के थ्रू इनका मेटाबॉलिज्म होता है। तो इसमें पढ़ते हो आप स्लो एसिटाइलेटर होते हैं, फास्ट एसिटाइलेटर होते हैं, है ना। तो जिनमें जो स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं उनमें ना मतलब कि जैसे कि ये ड्रग जिन पेशेंट्स को दे रहे हो, है ना, तो इन ड्रग का मेटाबॉलिज्म कैसे होना है कि भाई एसिटाइलेशन के थ्रू। तो कुछ होते हैं स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं, तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, मतलब उनमें इन ड्रग का मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही डोज को भी एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो यही है एसिटाइलेशन जो है, यही जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है, ठीक है। तो यही पूछा हुआ था, आंसर इज ऑप्शन बी एसिटाइलेशन। ओके, नेक्स्ट देखो, मैथिनामिन यूज्ड फॉर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए ना मैथिनामिन जो होता है इसको यूज़ किया जाता है, इज़ अ प्रो ड्रग, हाउ एंड टू व्हाट इज कन्वर्टेड इनटू, है ना। तो ये किस में कन्वर्ट होता है ये आप लोगों ने बताना है, मैथिनामिन किस में कन्वर्ट होता है। ओके, तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए क्या क्या दिए हुए हैं। हाँ, तो देखो ऑप्शंस में एट लो पीएच ऑफ यूरिन टू फॉर्मल्डिहाइड, एट हाई पीएच ऑफ यूरिन टू एमिनो सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, एमिनो सैलिसिलिक एसिड वाला ऑप्शन काट दो, पीएच हाई नहीं लो होना चाहिए। तो देखो आंसर तो बच्चों मेरे हिसाब से ना ऑप्शन ए हो गया। तो देखो एक बारी, मैथिनामिन क्या है हमारा, ये यूरिनरी यूटीआई के लिए यूज़ करते हो, है ना, यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है। मैथिनामिन जो है इसको हेक्सामिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हेक्सामिन, है ना। तो देखो ये ना एज सच तो क्या होता है, इनएक्टिव होता है, एज सच क्या है, ये इनएक्टिव होता है। ये क्या है, बॉडी में जाने के बाद जो होता है, इसको ना एंटारिकोटिक टैबलेट्स की फॉर्म में दिया जाता है। बॉडी में जाने के बाद जो होता है, जब इसको एसिडिक यूरिन मिलेगा, है ना, तो एसिडिक यूरिन जब होता है तो ये एसिडिक यूरिन में फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। फॉर्मल्डिहाइड ही जो है बैक्टीरिया को इनहिबिट करेगा, है ना। जो यूरिनरी एंटीसेप्टिक है, ये जो यूटीआई के लिए यूज़ किया जाएगा, तो वो काम तो फॉर्मल्डिहाइड ही कर रहा है, बैक्टीरिया को इनहिबिट करने का काम फॉर्मल्डिहाइड का है, क्योंकि ये ऐसा इनएक्टिव होता है। तो इसको एक्टिवेशन के लिए ना एसिडिक यूरिन रिक्वायर्ड होता है। तो कई बार ऑर्गेनिक एसिड दे के भी यूरिन को एसिडिफाई किया जाता है ना, ठीक है। तो यही पूछा हुआ इसमें कि भाई कहाँ पर, मतलब किस में और किस पीएच पे, मतलब कैसे कन्वर्ट होगा। तो लो पीएच एसिडिक यूरिन जो होता है ना, लो पीएच यूरिन के लो पीएच पे जब एसिडिक यूरिन होता है तो ये फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखो, द करेक्ट ऑर्डर फॉर द बेसिक फीचर ऑफ ए मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो आपकी जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं स्पेक्ट्रोमीट्री होती है ना, स्पेक्ट्रोमीट्री, बाकी देखिए यूवी विजिबल, यूवी आईआर, ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, बट मास वाला जो इसको स्पेक्ट्रोमीट्री टर्म इसके लिए यूज़ किया जाता है ना, क्योंकि इसमें कोई रेडिएशन हम जो है जैसे यूवी विजिबल इन सब में जो है आपके आईआर में, है ना, उनमें जो है उनमें रेडिएशन वगैरह जो है यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो है ऐसा नहीं होता है, इसको स्पेक्ट्रोमीट्री वर्ड यूज़ किया जाता है इसके लिए, है ना। तो कह रहे हैं इसमें करेक्ट ऑर्डर फॉर द बेसिक फीचर ऑफ ए मास स्पेक्ट्रोमीटर। देखो इसमें ऑप्शन देखो, एक्सेलरेशन, डिफ्लेक्शन, डिटेक्शन, आयनाइजेशन। देखो सबसे पहले ना आयनाइजेशन होता है, सैंपल जो होता है ना उसको वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, गैसेस फॉर्म में। सबसे पहले क्या होता है, आयनाइजेशन होता है। देखिए सारे ऑप्शन देखोगे ना तो आप सिर्फ इसी से आंसर निकल के आ जाएगा आपका कि आयनाइजेशन होता है, फिर एक्सेलरेशन होता है, फिर डिफ्लेक्शन और देन डिटेक्शन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, OROS इज टेक्नोलॉजी डेवलप्ड फॉर, है ना। तो सिंपल OROS का फुल फॉर्म ही दे रखा है इसमें ना। तो देखो ओरल रिलीज रैपिड ऑनसेट सिस्टम, ओरली रैपिड डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स नहीं होती है, ऑस्मोटिक कंट्रोल्ड ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम या ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ये ना ऑस्मोटिक कंट्रोल ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट देखो, व्हाट इज सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का सरफेस टेंशन आप लोगों ने बताना है ना। तो डाइन पर सेंटीमीटर, सब में यूनिट सही लिखी हुई है, तो ये ऑप्शंस देख लो। तो 72 होता है, 72 डाइन पर सेंटीमीटर सरफेस टेंशन होता है वाटर का 25 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द गिवन कंसेप्ट ऑफ हेल्थ व्यू इट एज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन and his environment and disease as a mal adjustment of the human organism to the environment, है ना। तो हेल्थ के कौन से कंसेप्ट में है ये? बायोमेडिकल कंसेप्ट में है, साइको सोशल कंसेप्ट है, ये इकोलॉजिकल या होलिस्टिक? देखिए, दिस इज इकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, है ना। हेल्थ का डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है, तो उसमें से इकोलॉजिकल कंसेप्ट में आता है ये। ओके, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायमेंशन ऑफ होलिस्टिक हेल्थ? भाई देखो, होलिस्टिक हेल्थ में नहीं आता, फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल आता है, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड इसमें नहीं आएगा। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, फिगर आउट वन ऑफ द रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। बच्चों आप लोगों ने बताना है इसमें से रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट कौन सा दे रखा है हमें। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, भाई देखो, एक तो एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया आता है। क्या आता है? एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, है ना। एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया जो क्या होता है हमारा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है। एक ये अमोनियम कार्बोनेट होता है, ऑप्शन जो है A1 में दिया है, ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। CO2 भी होता है हमारा ना, तो ये रेस्पिरेटरी जो क्या मतलब कि स्टिमुलेट कराएंगे, CNS को स्टिमुलेट करेंगे, रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट कराएंगे ना। फेंट वगैरह जब कभी हो जाए ना, कोई बेहोश हो जाए, है ना, तो उस टाइम पे ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट क्या करेंगे? स्टिमुलेट कराएंगे रेस्पिरेशन को, है ना। तो अमोनियम कार्बोनेट होता है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया भी होता है ना। तो ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। बाकी अमोनियम कार्बोनेट का इसका सिनोनिम प्रिस्टन्स सोल्ट होता है। क्या होता है? प्रिस्टन्स सोल्ट, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रिस्टन्स सोल्ट या साल वोलेटाइल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर उठा के देखना, आपको एक ही पेपर में 3 सिनोनिम पूछे हुए बच्चों। देख लो अब कितने ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम कितने इंपॉर्टेंट है। तो एरोमेटिक जो ये अमोनियम कार्बोनेट को प्रिस्टन्स सोल्ट भी कहते हो और साल वोलेटाइल भी कहते हो, ठीक है। बिस्मथ सब कार्बोनेट आपका जो एड्सॉर्बेंट होता है ना। और मैग्नीशियम सल्फेट है, ये जो इप्सम सोल्ट होता है, ये सलाइन कथार्टिक होता है। बाकी सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट रोचेले सोल्ट जो होता है, ये भी सलाइन कथार्टिक होता है, ठीक है। आंसर ऑप्शन 1 समझ आ गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl? भाई HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको म्यूरेटिक एसिड भी कहते हो। क्या कहते हो? म्यूरेटिक एसिड, है ना। एक क्लोरोहाइड्रिया जो होता है एब्सेंस ऑफ HCl, तो उसमें क्या देते हो? डाइल्यूट HCl देते हो, तो वो आपका म्यूरेटिक एसिड या स्पिरिट ऑफ सॉल्ट भी कहते हो। क्या बोलते हो इसको? स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, है ना। तो क्या प्रॉपर्टीज इसकी देख लो भाई। इट इज़ क्लियर कलरलेस लिक्विड विद एसिडिक टेस्ट है, भाई HCl एसिडिक ही होगा। कह रहा सोल्यूबल होता है ईथर में, इथेनॉल में, मिथेनॉल एंड डाइथर ईथर। गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट के साथ में ओल। भाई देखो सारी बातें सही लिखी हुई है, ऑप्शन 4 हो जाएगा ओल। ओके, नेक्स्ट देखो, डायाथायाजोन इज एडेड विद क्लोरोफॉर्म टू गिव। भाई देखो क्वेश्चन क्या है, ये डायाथायाजोन का क्लोरोफॉर्म के साथ में कलर पूछा बच्चों आप लोगों से, ठीक है। ग्रीन कलर, रेड कलर, वॉयलेट या पर्पल कलर। तो डायाथायाजोन जो होता है ऐड करेंगे क्लोरोफॉर्म में तो ग्रीन कलर देगा। कौन सा कलर देगा? ग्रीन कलर, ऑप्शन ए हो जाएगा। भाई डायाथायाजोन जो है हमारा डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन जो होता है ना, ये लैड के लिमिट टेस्ट में मेरे बच्चों यूज़ करते हो। तो लैड के लिमिट टेस्ट में तो कह रहे थे इज बेस्ड ऑन रिएक्शन ऑफ लैड एंड डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन होता है डायाथायाजोन जो है ना। ये एक बार ये पूछा भी हुआ था कि डाइफिनाइल मतलब कि ये फुल फॉर्म जो डायाथायाजोन का फुल फॉर्म क्या है? तो डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन होता है ना। तो ये लिमिट टेस्ट ऑफ लैड में यूज़ होता है। तो रिएक्शन होता है इन दोनों का अल्कलाइन सॉल्यूशन में टू फॉर्म लैड डायाथायाजोन कॉम्प्लेक्स विच इज़ रेड। देखो लैड डायाथायाजोन कॉम्प्लेक्स तो आपका रेड कलर का होगा, लेकिन डायाथायाजोन जो है इसका क्लोरोफॉर्म के साथ में ये ग्रीन कलर देगा। डायाथायाजोन इज ग्रीन इन कलर, इन क्लोरोफॉर्म के साथ ग्रीन कलर देगा। और जो लैड डायाथायाजोन कॉम्प्लेक्स जो है वो वोयलेट होगा, तो रिजल्टिंग कलर जो है हमारा रेड निकल के आएगा,
ठीक है, तो इसलिए रेड लिखा हुआ था। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, एक्वारेजिया इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग HCl एंड NaCl3 इन द रेशो ऑफ। तो एक्वारेजिया जो है इसको कैसे मतलब बनाओगे, इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग HCl और जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और HNO3 नाइट्रिक एसिड जो होता है, इनका कितना रेशो होता है भाई, ये 3-4 रेशो आपको दिए हुए हैं। तो भाई ये ऑप्शन डी 3:1 रेशो में कंबाइन करोगे तो एक्वारेजिया बनेगा, ऑप्शन डी। नहीं सब प्रिस्टन्स सोल्ट, तो अभी तो बताया प्रिस्टन्स सोल्ट, क्या बताया इनमें देखो अमोनियम कार्बोनेट बताया था, नाइट्रस ऑक्साइड बताया था, सिल्वर नाइट्रेट या अमोनियम क्लोराइड। तो भाई मेरे हिसाब से ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट अभी पढ़ा हमने, अमोनियम कार्बोनेट होता है, इसको प्रिस्टन्स सोल्ट भी कहते हो, साल वोलेटाइल भी कहते हो, है ना। बाकी सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को मैंने आपको ल्यूनार कॉस्टिक बताया था शायद, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ़ द ड्रग कंटेन फिल्थी प्यूट्रिड और डिकम्पोज सब्सटेंस, तो ये कौन सी ड्रग है भाई, मिस ब्रांडेड में तो क्या होगा, इफ़ इट कंटेन ए कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब, इफ़ इट्स लेबल कंटेन फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, इफ़ इट इज़ नॉट लेबल्ड इन अ प्रिस्क्राइब मैनर, ये सब तो मिस ब्रांडेड के लिए होता है। ये आपका आंसर अडल्ट्रेटेड होगा। बाकी स्पूरियस में तो सब्स्टिट्यूशन, इमिटेशन, रिजेंबल ड्रग, ये सब आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिकर्सर ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। भाई बच्चों ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज जो बनता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। तो प्रिकर्सर कौन सा नहीं है, लैक्टेट होता है, ग्लिसरॉल होता है, एलानिन होता है। एसिटिक एसिड इज नॉट अ प्रिकर्सर ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ विटामिन के फंक्शंस के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है। विटामिन के फंक्शंस दे रखे हैं भाई, विटामिन के को देख के क्या याद आता है बच्चों, बताओ। विटामिन के में नेफ्थोक्विनोन रिंग होता है, बिल्कुल होता है। विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, बिल्कुल होता है। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, हेमरेज हो जाएगा, है ना। और K1 K2 K3 आपका होता है ना। फाइलोक्विनोन, मीनाक्विनोन, मिनाडियोन जो आपका K1 K2 K3 होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अभी करेक्ट देखो, अब ऑप्शन देखो इसके, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग, बिल्कुल सही बात है। ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है विटामिन के, हमने पढ़ा है। इट हेल्प इन फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फॉर डिफरेंट टिश्यूज एंड टर्नओवर। इट प्लेज एक्टिव रोल इन कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म, या फिर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। तो भाई इसमें से करेक्ट तो ऑप्शन 1 ही है, ब्लड की क्लोटिंग के लिए ऑप्शन 1, है ना। नेक्स्ट देखो, अमीनो एसिड कंसिडर्ड एज अ लिपोट्रोपिक फैक्टर, मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफान, हिस्टिडीन, सेरीन, है ना। तो ये आपका जो लिपोट्रोपिक फैक्टर जो होता है ना, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मिथ्योनिन होता है। नेक्स्ट है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा है भाई, देखो आप पढ़ते हो मिथ्योनिन और सिस्टीन पढ़ते हो, है ना। सल्फर कंटेनिंग मिथ्योनिन पढ़ते हो, सिस्टीन पढ़ते हो। अभी ऑप्शन में ऑर्निथिन, एस्पाराजिन, ग्लूटामिन तो होगा नहीं, तो ये एलीन जो होता है ना, एलीन, तो ये भी इसमें भी सल्फर प्रेजेंट होता है, एलीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्यूरिन बेस फाउंड इन आरएनए। भाई आपका जो आपके जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए होते हैं, तो उसमें से आरएनए की बात हो रही है। आरएनए में कौन सा प्यूरिन बेस है भाई, प्यूरिन बेस की बात हो रही है। तो प्यूरिन बेस तो चाहे आप कहो डीएनए, है ना, और चाहे कहो आरएनए, दोनों में प्यूरिन बेस तो सेम ही होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन होता है। प्यूरिन बेस तो एडेनिन ग्वानिन या तो डीएनए है आपका या फिर आरएनए, दोनों में सेम होते हैं। पिरिमिडीन डिफर करता है, एक बेस पिरिमिडीन जो होता है थायमिन होता है डीएनए में, थायमिन की जगह यूरेसिल आपका आरएनए में। तो बाकी 3 बेस सेम है, 2 तो प्यूरिन, एडेनिन, ग्वानिन सेम है, तीसरा जो है साइटोसिन सेम होता है बच्चों, ठीक है। तो इसका बच्चे कंफ्यूज होकर ना यूरेसिल आंसर कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई उन्होंने डिफरेंट से याद करा हुआ है कि भाई आरएनए में यूरेसिल अलग होता है, तो आरएनए को देख के प्यूरिन तो देखेंगे नहीं, सिंपल आंसर लगा देते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन हमेशा पढ़ना होता है। प्यूरिन बेस में देखो साइटोसिन, थायमिन, ग्वानिन या यूरेसिल। तो इसमें जो है मैंने क्या बताया, एडेनिन और ग्वानिन, प्यूरिन बेस तो सेम होते हैं दोनों, एडेनिन और ग्वानिन जो होता है। तो इसमें एडेनिन तो है नहीं ऑप्शन में, ग्वानिन दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय बॉन्ड। तो डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, किससे, कौन से बॉन्ड से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन। तो ये ना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ये ना जो आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके जो बेस होते हैं ना, बेस के बीच में होता है। जो आपके बेस है प्यूरिन, पिरिमिडिन बेस, तो एडेनिन और थायमिन के बीच में हम पढ़ते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ग्वानिन, साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, है ना। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो डीएनए के दोनों
स्ट्रैंड जो होते हैं ना उनको ये इकट्ठा करके रखते हैं, कौन से बॉन्ड के थ्रू जो है वो हेल्ड टुगेदर, दोनों साथ में होते हैं, जो जुड़े होते हैं दोनों स्ट्रैंड डीएनए के, वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बेस के बीच में, नाइट्रोजनस बेस के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो गया, हाइड्रोजन bonds between the base portion of the nucleotide hold the two chain together, ओके। जैसे फॉस्फोलिपिड्स कंसिस्ट ऑफ, है ना, तो इसके लिए लिपिड्स वाला वीडियो देखना भाई, लिपिड्स है ना बहुत बड़े तरीके से पढ़ाया हुआ आपको, बायोकेमिस्ट्री की वीडियो में देखना, है ना। तो देखो सिंपल लिपिड्स पढ़ते हो, उसके बाद आपके जो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं, डिराइव लिपिड्स होते हैं ना, तो कंपाउंड लिपिड्स में आपके फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स से सारे आते हैं डिफरेंट डिफरेंट ना। तो फॉस्फोलिपिड्स में क्या क्या होता है भाई, देखो फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजन बेस, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, लिपिड प्लस प्रोटीन, तो लिपोप्रोटीन हो गया। तो इसमें क्या दिया है, और फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस नाइट्रोजनस बेस। तो बताओ फॉस्फोलिपिड्स में होगा भाई, देखो फॉस्फेट जरूर होगा, फॉस्फोलिपिड नाम से पता लग रहा है, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा भाई। इसमें फैटी एसिड अल्कोहल तो होगा, साथ में फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस और होगा, ये हमारे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लासिथिन एग्जाम्पल ऑफ, तो लासिथिन किसका एग्जाम्पल होता है भाई, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है, लिपोप्रोटीन, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है। तो लासिथिन जो होता है हमारा ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में आता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ एंजाइम टू एक्टिवेट, है ना। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स के लिए, तो बताइए 45 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस, 35 टू 40 या 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस होता है, ओके। नेक्स्ट देखो केएम वैल्यू किसे इंडिकेट करती है भाई, इम्प्योरिटी ऑफ एंजाइम, फिजियोलॉजिकल रोल, प्योरिटी ऑफ एंजाइम या एफिनिटी। तो केएम वैल्यू जो होता है ना हमारा, ये एफिनिटी को इंडिकेट करता है, किसको, एफिनिटी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो पेरेंटल रूट में नहीं आता भाई, इंट्राथीकल बिल्कुल आता है, सबकुटेनियस भी आता है, इंट्रावीनस भी आता है, रेक्टल सपोजिटरीज जो है ये पेरेंट्रल में नहीं आएगा, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू फर्स्ट पास इफेक्ट, तो सबलिंगुअल, ओरल, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर। तो ओरल रूट से ही तो आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है ना। तो ओरल रूट से जब ड्रग लेते हो, है ना, तो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कम होती है, क्यों होती है, एक तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से ही होती है ना, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ड्रग नोन टू बी एन एंटागनिस्ट ऑफ एड्रिनर्जिक रिसेप्टर का एंटागनिस्ट है भाई ये, ठीक है, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर का, या तो अल्फा का एड्रिनर्जिक रिसेप्टर या बीटा का, है ना, ठीक है, अल्फा ब्लोकर होगा या बीटा ब्लोकर होगा, बिल्कुल सही होगा, आगे पढ़ो। एंड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड एंजिना। तो देखो आइसोप्रिनालिन दिया है, नहीं होता ये तो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर का एंटागनिस्ट है ही नहीं, एड्रिनलिन भी नहीं है, एफेड्रिन भी नहीं है, तो ऑप्शन तो बस प्रोपेनलोल ही दे रखा है जो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर का एंटागनिस्ट है, ब्लोकर है, मतलब कि बीटा ब्लोकर में लोल वाले आते हैं, प्रोपेनलोल इज बीटा ब्लोकर, है ना। तो आंसर तो ऑप्शन बी हो गया, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो सिंथेटिक कैटेकोलामिन कौन से है भाई, देखो एक तो आपके एंडोजिनस कैटेकोलामिन होते हैं, है ना, एंडोजिनस कैटेकोलामिन में एड्रेनलिन आता है, नोर एड्रेनलिन आता है और डोपामिन आता है ना। और जो आपके हैं सिंथेटिक में कौन सा आएगा, तो ये एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन काट दो, तो ये भी नहीं होता, आइसोप्रोटीरिनोल होता है सिंथेटिक कैटेकोलामिन, ऑप्शन ए, है ना। जैसे हिस्टामिन हैज़ अ डैश हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस, तो हिस्टामिन में कौन सा हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस है भाई, इमिडाजोल है, पायरोलिडीन है, पायरिडीन है, पिरिमिडीन है ना। तो इमिडाजोल हिस्टामिन जो होता है बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलमिन डेरिवेटिव होता है, तो इसमें इमिडाजोल न्यूक्लियस है आपका हिस्टामिन में, ऑप्शन ए हो जाएगा। हिस्टामिन इज बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलमिन होता है, इट इज सिंथेसाइज्ड लोकली फ्रॉम, ये अमीनो एसिड हिस्टिडीन से बनता है, हिस्टिडीन अमीनो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है और हिस्टामिन बनता है। हिस्टामिन इज मोनोअमीन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड हिस्टिडीन थ्रू ए रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम हिस्टिडीन डिकार्बोक्सिलेज व्हिच रिमूव्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्रॉम हिस्टिडीन, ओके। नेक्स्ट देखो हिस्टामिन कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन, भाई देखो हिस्टामिन ना एक तो आपके मास्ट सेल्स में होता है और एक आपके बेसोफिल्स में होता है, बेसोफिल्स में, है ना।
मास्ट सेल से, तो इसमें देखो इसमें आंसर में ऑप्शन ए मास्ट सेल से दिया है। बाकी बेसोफिल्स में भी हिस्टामिन होता है, ठीक है। इन मास्ट सेल हिस्टामिन जो पॉजिटिवली चार्ज होता है इज हेल्ड बाय एसिडिक प्रोटीन हिपैरिन के साथ में होता है जो नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है, विद इन इंट्रासेलुलर ग्रैन्यूल्स। जैसे विच आर इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड कौन से हैं? हाइड्रोकोर्टिसोन, ब्यूडिसोनाइड है, प्रिडिसोलोन, डेक्सामेथासोन। तो इसमें से इनहेल्ड में ऑप्शन बी ब्यूडिसोनाइड होता है ना। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड जो आपके सिस्टमिक में हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रिडिसोलोन ये सब, और इनहेलेशनल में कौन से आते हैं? बैक्लोमिथासोन, डिसप्रोपियोनेट आता है, ब्यूडिसोनाइड जो ऑप्शन में था, फ्लूटिकासोन, प्रोपियोनेट आता है, फ्लूनिसोलाइड आता है, साइक्लिसोनाइड आता है। ओके, नेक्स्ट देखो, अस्थमा इज करेक्टराइज बाय रिकरेंट एपिसोड ऑफ। तो अस्थमा में क्या होता है भाई? अस्थमा जो होता है वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, कफिंग या ओल्ड। तो सारे ही सिम्टम्स ये अस्थमा क्या भाई? वीजिंग हो जाए, चेस्ट टाइटनेस हो जाएगा, कफिंग हो जाता है। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, बाइंडिंग ऑफ इंसुलिन टू द इंसुलिन रिसेप्टर है ना। तो इंसुलिन के रिसेप्टर्स कौन से? सिंपल आपसे ये पूछा है। तो देखो, इंटरेक्शन ऑफ द रिसेप्टर विद प्रोटीन जी, एक्टिवेशन ऑफ एडेनाइल साइक्लेज, एक्टिवेशन ऑफ फोस्फोलाइपेज सी, या टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, टायरोसिन काइनेज जो होते हैं ये आपके इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा बात सही है? देखो, साइड इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन इज विटामिन B12 डेफिशिएंसी। मेटफॉर्मिन आपके बाइगोनेट्स में आती है, फेनफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन पढ़ते हो जो आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स ड्रग पढ़ते हो, उसमें बाइगोनेट्स में आपके मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन होते हैं। तो ये मेटफॉर्मिन क्या कराते हैं? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करा देती है। फिर कह रहे हैं साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन इज हाइपोग्लाइसेमिया, लिपोडिस्ट्रोफी। तो इंसुलिन जो होता है आपका, देखिए क्या करता है, ये हाइपोग्लाइसेमिया कराता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करा देता है। तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा? उसका जो एक्शन है उसको सीवियर कर दो, है ना, ज़्यादा ही हाइपोग्लाइसेमिया करा देगा। तो ये इसका साइड इफेक्ट हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया, लिपोडिस्ट्रोफी भी कराता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है ये। साइड इफेक्ट ऑफ फैनफॉर्मिन लैक्टिक एसिडोसिस है ना, फैनफॉर्मिन जो है लैक्टिक एसिडोसिस करा देता है। तो देखो तीनों ही सही लिखे हुए हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। ओके, नेक्स्ट देखो, एडवर्स इफेक्ट ऑफ AC इनिबिटर्स आर। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स जो AC इनिबिटर्स जो होते हैं ना, इनके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं? तो एक तो आप पढ़ते हो कि भाई ब्रैडिकाइनिन का जो ब्रेकडाउन जो होता है ना उसको इनिबिट करा देते हैं। तो उसकी वजह से ये क्या कराते हैं? AC इनिबिटर्स हमारे ड्राई कफ कराते हैं। तो मोस्ट कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्राई कफ कराते हैं एक तो, एक आपका हाइपोटेंशन कराएंगे, हाइपरकैलेमिया भी करा देते हैं ये। तो ये तीनों ही एडवर्स इफेक्ट दे रखे, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, AC इनिबिटर मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर है ना। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है आपका एंजियोटेंसिन 1 से जो एंजियोटेंसिन 2 बनाता है, यहाँ पर जो है हमारा एंजाइम होता है ACE एंजाइम। तो इसको इनिबिट करा देते हैं ACE इनिबिटर्स। तो जिससे ये नहीं बनेगा तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता, BP नहीं बढ़ता, है ना, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन डी हो गया ऑल। मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ AC इनिबिटर का मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट बताओ। हाइपोटेंशन है, हाइपरटेंशन है, हाइपोकैल्सीमिया या हाइपरकैल्सीमिया, है ना। तो ये हाइपोटेंशन हो जाएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट क्या हो जाएगा? हाइपोटेंशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पेशेंट हु हैव रिसीव्ड माओ इनिबिटर्स मे एक्सपीरियंस सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस इफ दे एंजस्ट। देखो, अगर जो पेशेंट है जो माओ इनिबिटर्स ले रहे हैं, है ना, अगर वो टायरामिन कंटेनिंग फूड ले लेंगे ना, टायरामिन कंटेनिंग फूड, ऐसे फूड जिनमें टायरामिन प्रेजेंट है, तो उनको क्या हो जाएगा? सीवियर हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव क्राइसिस इसे बोलते हैं, है ना। तो टायरामिन कंटेनिंग फूड में चीज़, बियर, फिश तीनों आते हैं। तो आंसर बच्चों डी हो जाएगा ऑल, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। भाई एसिटिक एसिड CH3COH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। तो देखो एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, है ना, ये वीक एसिड है। NaOH क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो पूछा क्या है? अच्छा, यही पूछा हुआ है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। तो एसिटिक एसिड तो वीक एसिड है। स्टार्टिंग में वीक एसिड कहाँ दे रखा है? स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, HCl हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा स्ट्रॉन्ग में, तो ना वीक एसिड बिल्कुल होता है। वीक बेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा, तो सेकंड वाला भी गलत है, स्ट्रॉन्ग एसिड काट दो। हाँ, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एंटासिड ड्रग दैट टिपिकली कोज डायरिया। कौन सा एंटासिड है जो डायरिया कोज करा देगा? बताओ। सोडियम जो है आपका बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। बाकी जो एल्यूमिनियम वाले जो एंटासिड्स होते हैं ये आपका कॉन्स्टिपेशन कोज कराते हैं, कॉन्स्टिपेशन, है ना। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मिसोप्रोस्टोल के बारे में कौन सा बात सही है? प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग इज मिसोप्रोस्टोल। तो पता ही है प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग होता है मिसोप्रोस्टोल, है ना।
बिल्कुल सही है। कह रहे मीसोप्रोस्टोल के बारे में लिखा हुआ है साइटोप्रोटेक्टिव एक्शन होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल म्यूकोसा बिकॉज इट एनहेंस सिक्रेशन ऑफ म्यूकोस एंड बाइकार्बोनेट आयन। फिर कह रहे यूज टू प्रिवेंट एनसेड्स इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक अल्सर से ओनली। देखो सारी बातें सही है ना। तो एनसेड्स इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक अल्सर है उसके लिए कौन सी ड्रग आती है भाई, मीसोप्रोस्टोल आती है ना। तो ये क्या करते हैं, साइटोप्रोटेक्टिव एक्शन होता है इसका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा पर बिकॉज इट एनहांस सिक्रेशंस ऑफ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयन। ओके, और प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग होता है मीसोप्रोस्टोल। नेक्स्ट इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट विच इज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। लोकल एनेस्थेटिक जो है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पढ़ते हो, प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, है ना। तो देखो लिडोकेन, लिग्नोकेन, जाइलोकेन जो होता है, तो लिडोकेन तो इंटरमीडिएट में आता है, ऑप्शन बी प्रोकेन हो जाएगा, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में आता है। ओके, नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस बिलोंग टू द क्लास ऑफ ड्रग नोन एज एंटीकोएगुलेंट में कौन सी ड्रग आती है, एंटीकोएगुलेंट्स एंड इज कॉमनली यूज टू प्रिवेंट। अब एंटीकोएगुलेंट के बारे में लिखा हुआ है प्रिवेंट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट एंड ट्रीट कंडीशन सच एज डीप वेन थ्रोम्बोसिस। सिंपल पूछा एंटीकोएगुलेंट कौन सा है, क्वेश्चन को बड़ा बनाने के लिए लिख दिया एंटीकोएगुलेंट के बारे में कि एंटीकोएगुलेंट क्या करेंगे। बाकी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीकोएगुलेंट, है ना। कोडीन तो भाई आपका जो है ओपियोड में आता है ना, तो ये एंटीटसिव भी होता है कोडीन, है ना। कोडीन फॉल कोडीन पढ़ते हो। एंटीकोएगुलेंट तो नहीं होता है, एस्प्रिन दिया है और वॉरफेरिन दिया है और टेस्टोस्टेरोन। तो आप पढ़ते हो ओरल एंटीकोएगुलेंट में आपका वॉरफेरिन पेरेंटल में ही पेरेंट पढ़ते हो ना, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा वॉरफेरिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग पोजेस एंटीप्लेटलेट इफेक्टिव। तो इरिथ्रोपोइटिन तो आपका ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है जो किडनी से, पेरिट्यूबुलर सेल्स होता है किडनी से जो है रिलीज होता है, और ये क्या करता है इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है। इरिथ्रोपोइसिस आरबीसीज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराता है ना। यूरोकाइनेज, स्ट्रिप्टोकाइनेज पढ़ते हो आप जो फिब्रिनोलिटिक्स में आते हैं ना, डेस्मोप्रेसिन या क्लोपिडोग्रिल। तो क्लोपिडोग्रिल जो है आपकी टिक्लोपिडिन, क्लोपिडोग्रिल जीपी सेकंड भी थर्ड वाले होते हैं, और आपका जो है क्या कहते हैं इसमें एस्प्रिन भी हमारा एंटीप्लेटलेट है ना। तो इसमें जो है एंटीप्लेटलेट में ऑप्शन डी हो गया क्लोपिडोग्रिल। नेक्स्ट है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लाइक ओमेप्राजोल एंड लैंसोप्राजोल कंटेन द फॉलोइंग रिंग सिस्टम। ओमेप्राजोल और पेंटोप्राजोल पीपीआई है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। कौन सा रिंग है इनमें, पायरिडीन है, बेंजिमिडाजोल, बेंजोथायाजोल, ऑक्सिंडोल। तो बेंजिमिडाजोल रिंग होता है इनमें, कौन सा, बेंजिमिडाजोल, ध्यान रखना ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पैप्टिक अल्सर्स कैन बी ट्रीटेड विद। पैप्टिक अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए क्या करोगे भाई, H1 एंटागनिस्ट दोगे, D2 एंटागनिस्ट, H2 है 5-HT के, तो H2 ब्लोकर्स देंगे, हिस्टामिन के H2 ब्लोकर्स, टिडीन वाले लाइक सिमेटिडीन, रेंटिडीन, निजाटिडीन, फिमेटिडीन, टिडीन वाले H2 ब्लोकर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग एमिनोग्लाइकोसाइड के बारे में कौन सी बात गलत है भाई, इस टाइप शो ऑप्शन ना देख लो, फॉल्स बताना है। देर बैक्टीरियोस्टैटिक, भाई बैक्टीरियोस्टैटिक में बैक्टीरियोसाइडल होती है, फर्स्ट वाला फॉल्स है। तो फर्स्ट तो आपको दे रखा है फॉल्स है, ए में भी, बी में भी, सी में भी, डी में नहीं है, तो डी वाला नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा इसको सही कर लो, है ना, क्योंकि 1 तो है ही फॉल्स, तो 1 तो ऑप्शन आना ही चाहिए। तो आप ना एक ऑप्शन तो काट दिया आपने, इन तीनों में से कुछ होगा। दे आर एक्टिव प्राइमरली अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, बिल्कुल सही है। तो सेकंड वाला तो सही लिखा हुआ है ना। तो अब आपका ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड वाला तो सही है, आपने फॉल्स बताना है। 2 ऑप्शन पे आ गए हो आप। दे डू नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, दे आर इनिबिटर ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3 वाला, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है 1 और 3। एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक के बारे में गलत बताना है आपने, है ना। तो ऑप्शन जो है बी हो गया, फर्स्ट और थर्ड वाला गलत है, बाकी दोनों बातें सही लिखी हुई हैं क्योंकि एरोबिक के अगेंस्ट ही एक्टिव होती है ना, और प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराती है, बैक्टीरियासाइडल होती है ना एमिनोग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट है एमिनोग्लाइकोसाइड विच इज टू टॉक्सिक फॉर सिस्टमिक यूज एंड हैंस यूज टॉपिकली ऑन द स्किन एंड आई। टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड्स में 2 बताती हूँ, कौन कौन सी, नियोमाइसिन और फ्रेमाइसिटिन। ऑप्शन में देख लो भाई कौन सी है, फ्रेमाइसिटिन ही दिख रही है ना, सिर्फ ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेमाइसिटिन। ओके, नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है भाई बताओ। मिरिक्साइड टेस्ट यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ प्यूरिन एल्कलॉइड, बिल्कुल सही है, प्यूरिन एल्कलॉइड्स के मिरिक्साइड टेस्ट पढ़ते हो। शिनोडा टेस्ट फ्लेवोनॉइड्स के लिए बिल्कुल सही लिखा हुआ है। विटाली मोरिन टेस्ट किसके लिए है भाई, इंडोल के लिए या ट्रोपेन से, यहाँ से आंसर निकलेगा मेरे बच्चों। तो ट्रोपेन एल्कलॉइड के लिए पढ़ा है ना, इंडोल एल्कलॉइड्स की तो पढ़ा ही नहीं है विटाली मोरिन, तो ऑप्शन सी जो है वही गलत है, बाकी तीनों सही है। ओके,
नेक्स्ट है प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन मास स्पेक्ट्रोमीटर में कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन आपका आईआर में होता है, स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नेटिक एनर्जी भी नहीं होता, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट बम्बार्डमेंट, है ना, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज़ द वेवलेंथ रेंज फॉर यूवी विजिबल? तो यूवी के लिए आपका वेवलेंथ 200 से 400 होता है और विजिबल के लिए 400 से 800। तो 200 से 800 कौन से वाला ऑप्शन में है? ऑप्शन सी, 200 से 800 एनएम हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस की बात हो रही है, तो इंट्रा यूटेरिन डिवाइस देखते ही बच्चे सोचेंगे ऑप्शन में देखो कॉपर टी दे रखा है, लेकिन 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 रुको बच्चों, हार्मोनल की बात हो रही है, प्रोजेस्टा सर्ट, कॉपर टी, कॉपर 7 या नन, तो भाई हार्मोनल इंट्रा यूटेरिन डिवाइस में ऑप्शन ए प्रोजेस्टा सर्ट आ जाएगा। बाकी अगर नॉन हार्मोनल की बात करते ना तो आप कॉपर टी या कॉपर 7 लगा सकते थे, ओके। तो ये हार्मोनल की बात है ना, तो ऑप्शन मेरे बच्चों ए हो जाएगा, हार्मोनल इंट्रा यूटेरिन डिवाइस में हमारा प्रोजेस्टा सर्ट आता है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ स्मॉल यूनिलैमुलर वेसिकल? अब मैम ये यूनिलैमुलर वेसिकल्स क्या होता है? बच्चे सोचेंगे देखो भाई, जब वो पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो पढ़ते हैं ना, तो उसमें ना उसके डिफरेंट मेथड होते हैं ड्रग डिलीवरी के, उसमें ना तो उसमें जो पेरेंट्रल रूट से देते हैं उसमें एक कोलोइडल डिस्पर्जन्स में हमारा लिपोसोम्स आता है भाई, लिपोसोम्स। भाई लिपोसोम्स क्या होता है? नाम से पता लगा लिपोसोम्स, तो ये इनका मतलब होता है लिपिड बॉडी। क्या होता है? लिपिड बॉडी होता है लिपोसोम्स का मतलब भाई, ठीक है, ये समझ आ गया यहाँ तक। तो लिपिड की बॉडी है, मतलब कि लिपिड्स हैं ये एक तरीके के। तो लिपोसोम्स क्या होते हैं बच्चों? स्फेरिकल होते हैं। क्या होते हैं? ये स्फेरिकल होते हैं। क्या होते हैं? स्फेरिकल माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स होती है, स्फेरिकल होती है, माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स होती है। इनमें एक या एक से ज़्यादा लिपिड की बाइलेयर होती है ना, ऐसे एक या एक से ज़्यादा इस टाइप से लिपिड की बाइलेयर होती है ना। तो ऐसे ही इस टाइप से ये होते हैं मल्टी, तो इनको ना इनके साइज पे, इनके स्ट्रक्चर के बेस पे ना इनको क्लासिफाई किया गया है। मल्टी लैमिलर वेसिकल, तो इसमें मल्टी लैमिलर जिसमें दो या दो से ज़्यादा लिपिड्स की जो बाइलेयर होगी, तो मल्टी लैमिलर का मतलब होगा जिसमें 5 से लेके 20 लेयर्स होंगी, है ना, मल्टी लैमिलर हो गया। ओलिगो लैमिलर वेसिकल्स होती है जिसमें आपकी जो है 2 से 5 लेयर होती है। और एक होते हैं यूनिलैमिलर वेसिकल्स जो आपको पूछा हुआ है ना, यूनिलैमिलर वेसिकल्स में ना एक ही लिपिड की बाइलेयर होगी, ठीक है। आपसे डायमीटर पे क्वेश्चन बना है, तो यूनिलैमुलर वेसिकल है ना, इसको भी आगे इसके साइज के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया कि भाई स्मॉल यूनिलैमुलर वेसिकल हो जाएगी, मीडियम हो जाएगी और लार्ज हो जाएगी। तो हम देखेंगे यूनिलैमुलर वेसिकल्स स्मॉल होती है, यूनिलैमुलर वेसिकल्स मीडियम, यूनिलैमुलर वेसिकल्स और लार्ज यूनिलैमुलर वेसिकल्स। स्मॉल वाली का डायमीटर 20 से 40 एनएम याद रखना है, मीडियम वाले का 40 से 80 एनएम होता है, और जो लार्ज यूनिलैमुलर वेसिकल होती है बच्चों, इसका डायमीटर 100 से लेके 1000 तक होता है, एनएम तक 100 to 1000 एनएम होता है, ठीक है। अब आपसे तो स्मॉल वाली का पूछा है, किसका पूछा है आपसे? स्मॉल वाली का पूछा है ना। तो देखो 100 से लेके 1000, तो ये तो आपके लार्ज यूनिलैमुलर वेसिकल का हो गया। 600 से 800 नहीं होगा, 40 to 100 तो ये सेकंड वाली का, मीडियम वाली का हो गया, है ना। तो स्मॉल का तो ऑप्शन डी हुआ कि नहीं हुआ मेरे बच्चों? 20 to 40 एनएम हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया ऑप्शन डी? मेरे हिसाब से समझ आ चुका। चलो भाई आगे, हेपेटाइटिस सी वायरस क्या है भाई? डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या नन? भाई देखो हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई पढ़ते हो, तो इन सब में से डीएनए वायरस तो एक है, हेपेटाइटिस बी जो होता है ना वो डीएनए वायरस होता है, बाकी चारों आरएनए वायरस होते हैं। हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस होता है, ये याद रखना, है ना। तो आपका हेपेटाइटिस सी पूछा है ना, तो भैया सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखो ये क्या है? सिग्नेटेड सॉल्ट इज सिनोनिम ऑफ, तो देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम कितने इंपॉर्टेंट है, तो वो तो आपको पता ही है ना। सिग्नेटेड सॉल्ट किसका सिनोनिम है? सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट है, मैग्नीशियम सल्फेट तो भाई इप्सम सॉल्ट होता है, पता है आपको। सोडियम सल्फेट तो ग्लोबर सॉल्ट होता है, सोडियम सल्फेट क्या होता है? ग्लोबर सॉल्ट, है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, 7.5 to 8% सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, पता है ना।
चलो भाई, आंसर क्या बचा? सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। तो इसको रोचेले सोल्ट तो याद करा था, है ना, रोचेले सोल्ट होता है, बिल्कुल होता है ना, सलाइन कैथार्टिक होता है, ये तो याद करा था। तो भाई इसको ना सैग्नेटे सोल्ट भी कहते हो, इसको एक और याद कर लो अब। आंसर इज ऑप्शन ए, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट का ही सिनोनिम है ये सैग्नेटे सोल्ट। याद रखना, ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए समझ आ गया। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन करंट इन पोलैरोग्राफी कैन बी डिनोटेड बाय। भाई पोलैरोग्राफी में जो डिफ्यूजन करंट जो है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसके लिए ना एक इक्वेशन आती है, वो बताना कौन सी है। नर्नेस्ट इक्वेशन है, इल्कोविक इक्वेशन, लैम्बर्ट या नन। तो भाई पोलैरोग्राफी में ना आपका इल्कोविक इक्वेशन आता है, याद कर लेना, ऑप्शन बी इल्कोविक इक्वेशन। नेक्स्ट सल्फिराइड क्या है भाई, ये बताना है। एटिपिकल, एंटीसाइकोटिक है, एंटी कैंसर, एंटी मलेरिया, एंटी वायरल। भाई सल्फिराइड क्या है ना? तो भाई देखो ये आपकी होती है क्या, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में आती है भाई, है ना, जिसमें आपने क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटियापिन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल ये सब पढ़ी थी ना। क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटियापिन, जिप्रासिडोल, एरिपिप्राजोल और रिस्पेरिडोन भी आती है ना इसमें, ये सारी आपने पढ़ी थी। उसमें सल्फिराइड भी आएगी भाई, अब ध्यान से पढ़ लेना इसको। सल्फिराइड क्या है? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है। जैसे मिटोलाजोन क्या है भाई? लूप डायूरेटिक है, ओस्मोटिक डायूरेटिक। भाई लूप डायूरेटिक में फ्यूरोसमाइड, ब्यूमेटेनाइड, पायरेटेनाइड ये सब पढ़ते हो। ओस्मोटिक डायूरेटिक में मैनिटोल जैसे आ गया, है ना, ठीक है, मैनिटोल। फिर आपका थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स में आपका मिटोलाजोन आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंपल डायूरेटिक के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन सारा का सारा एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा चुकी हूँ मैं आपको, तो वो क्लासिफिकेशन वाला वीडियो देख लेना, है ना। नेक्स्ट देखो, कैफीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एल्कलॉइड कंटेनिंग क्रूड ड्रग। कैफीन जो है कौन से टाइप का एल्कलॉइड में आता है? जो पढ़ते हो आप, जैसे इंडोल एल्कलॉइड्स पढ़ते हो, जिसमें आपका एर्गोट आता है, रोवोल्फिया आता है, फाइसोस्टिग्मा, विनका एंड नक्सोमिका आता है। प्यूरिन एल्कलॉइड्स में ही आपका कैफीन आता है। आंसर इज ऑप्शन 2, है ना। टी, कॉफ़ी ये सब प्यूरिन एल्कलॉइड्स में आते हैं, तो इनमें ही आपका कैफीन प्रेजेंट है। कैफीन प्यूरिन एल्कलॉइड्स में आ गया, जिसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? म्यूरिक्साइड टेस्ट भी याद कर लो, याद है ना आपको, म्यूरिक्साइड टेस्ट होता है हमारे इसके लिए टेस्ट। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में पता है आपको, बेलेडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, डुबोइसिया एंड कोका आता है, बिल्कुल आता है। फिनन्थ्रीन एल्कलॉइड में बच्चों मॉर्फिन, कोडिन, थिबेन मत भूलना। मॉर्फिन, कोडिन, थिबेन आपके फिनन्थ्रीन एल्कलॉइड में आते हैं, क्योंकि ओपियम जो होता है ना आपका, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड वाली ड्रग है ओपियम। इसमें दो टाइप के एल्कलॉइड है, एक तो फिनन्थ्रीन है, दूसरे बेंजाइल आइसोक्विनोलिन। फिनन्थ्रीन में मॉर्फिन, कोडिन, थिबेन आता है। बेंजाइल आइसोक्विनोलिन में आपका पापावरीन जो स्मूथ मतलब रिलैक्सेंट होता है, वैसोडाइलेटर होता है, वो आता है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन 2 क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वॉलंटरी मसल मूवमेंट्स एंड मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करेगा? कौन सा ब्रेन का पार्ट बैलेंस एंड पोस्चर को मेंटेन करेगा? सेरिब्रम तो लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। सेरिबेलम, मेडुला, हाइपोथैलेमस, तो ये सेरिबेलम होता है जो पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है। भाई ऑप्शन 2 याद कर लेना, सेरिबेलम। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऐसे नोड? साइनोएट्रियल नोड। ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड जो होता है हमारा, ये हमारा हार्ट का, तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है भाई? पेस मेकर ऑफ द हार्ट होता है। क्या होता है? पेस मेकर ऑफ द हार्ट होता है। इम्पल्स जनरेट करने का काम हमारा ऐसे नोड का होता है। तो पंपिंग ब्लड को पंप नहीं करता, ये क्या करता है? इम्पल्स जनरेट करता है। भाई ऑप्शन 2 जनरेट करेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, ओके। बाकी बीपी को रेगुलेट नहीं करेगा, क्लोजिंग द हार्ट वाल्व। तो हमारा आंसर ऑप्शन 2 हो गया। पेस मेकर ऑफ द हार्ट होता है ऐसे नोड या साइनोएट्रियल नोड। जैसे अर्जिनिया मेरिटेमा इज यूज्ड एज, है ना, तो स्क्वील जो होता है ना, स्क्वील है ना, इंडियन स्क्वील होता है, यूरोपियन स्क्वील होता है ना, अर्जिना इंडिका, अर्जिना मैरिटिमा। इंडियन स्क्वील अर्जिना इंडिका, यूरोपियन स्क्वील अर्जिना मैरिटिमा। और स्क्वील की फैमिली तो मेरे बच्चों आपको पता ही है, लिलिएसी होती है। कौन सी होती है? लिलिएसी होती है। तो स्क्वील हमारा कार्डियोटोनिक होता है ना। कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में डिजिटालिस आता है आपका, स्क्वील आता है, एस्ट्रोफैंथस आता है, थिवेटिया ये सब आती है कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में। तो ये डिजिटालिस हो गया आपका, ये स्क्वील, ये हमारे कार्डियोटोनिक होते हैं, है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। परगेटिव तो बाकी आपके जैसे आपके एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स है ना, अलो, रुबार्ब, कैस्कैरा, ये सब आपके परगेटिव होते हैं। कार्मिनेटिव जैसे कि फेनल हो गया आपका, असफोइटिडा हो गया, है ना।
नेक्स्ट है किलर किलियानी टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। तो किलर किलियानी टेस्ट याद रखना भाई आपके कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। उसमें भी स्पेसिफिक पूछा आप लोगों से डिजिटॉक्सीजैनिन, डिजिटॉक्सोज, डिजॉक्सीजैनिन या डिटॉक्सीजैनिन। तो डिजिटॉक्सोज के लिए होता है भाई डीऑक्सी शुगर, डिजिटॉक्सोज के लिए आपका किलर किलियानी टेस्ट आता है। नेक्स्ट एज पर द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नेचुरल क्वेशिया बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ द प्लांट। क्वेशिया जिसको क्या कहते हो वही है ना, ये क्वेशिया सोप बार्क भी इसका सिनोनिम होता है ना, वही है शायद ये। तो फ्रूट्स, सीड्स, वुड या लीव्स। तो क्वेशिया बिलोंग्स टू, तो ये वुड से बिलोंग करती है ना। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसका ये कौन सा पार्ट है क्वेशिया, तो ये वुड, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। क्वेशिया जो है इसको बिटर वुड है, ये बिटर वुड है इसका सिनोनिम, है ना। वो हाँ ये तो वुड है, ये अलग है, वो सोप बार्क अलग है ना, वो क्वेलिया है, हाँ क्वेलिया होता है ना, ये अलग है, बिटर वुड होता है इसका तो सिनोनिम। ओके, बाकी जो है सोर्स क्या ड्राइड स्टेम वुड्स ऑफ पिक्रासमा एक्सेल सिमरेसी फैमिली होती है। ओके बच्चों, एज पर द टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग कॉल्चिकम बिलोंग टू विच फैमिली। कॉल्चिकम मोटियम ने लिलियेसी फैमिली वाला, अच्छा फैमिली तो पूछी हुई है, कॉल्चिकम की फैमिली पूछी है। अमीनो एल्कलॉइड्स में कॉल्चिकम आता है। कॉल्चिकम मोटिवनेल सोर्स है, लिलियेसी फैमिली है, इसमें कॉल्चिसिन प्रेजेंट है जो एक्यूट गाउट के लिए यूज़ किया जाता है ना, तो वही है ना ये कॉल्चिसिन। कॉल्चिकम एमिनो एल्कलॉइड्स की ड्रग है, बिल्कुल है ना। कॉल्चिसिन प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है कॉल्चिसिन। एक्यूट गाउट के लिए यूज़ करते हैं इसको। क्रोनिक गाउट के लिए आप एलोपिरिनोल पढ़ते हो जो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट कराएगा, यूरिक एसिड को बनने ही नहीं देगा, है ना, यूरिक एसिड के सिंथेसिस को इनिबिट करा देता है, ठीक है, वो आप क्रोनिक गाउट के लिए यूज़ करोगे। एक्यूट गाउट के लिए आपका कॉल्चिसिन आ जाएगा। तो कॉल्चिसिन जो कॉल्चिकम में, कॉल्चिकम की फैमिली लिलियेसी। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच कंसेप्ट स्पेसिफिकली डिफाइंड बैक्टीरियम एज द कोज ऑफ डिजीज, है ना। तो देखो साइकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, बायोमेडिकल, हॉलिस्टिक। तो बायोमेडिकल कंसेप्ट बेस्ड होता है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के बेस पे, है ना, तो बायोमेडिकल कंसेप्ट आएगा, ऑप्शन आपका सी, है ना। नेक्स्ट, तो ये बच्चों देखो इसमें ना मैंने बी लिखा हुआ है, दिस इज द ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बायोमेडिकल कंसेप्ट। नेक्स्ट है बाल्सम ऑफ टोलू कंटेन व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्री सिनामिक एसिड। बाल्सम ऑफ टोलू में कितना परसेंटेज फ्री सिनामिक एसिड प्रेजेंट है, 50 to 60, 2 to 3, 12 to 15, 30 to 40। तो भाई 12 से 16% आता है, ठीक है, 12 to 16% फ्री सिनामिक एसिड हमारे बाल्सम ऑफ टोलू में प्रेजेंट है, जो कि एक्सपेक्टोरेंट होता है ना। बाल्सम ऑफ टोलू, वसका, अमोनियम क्लोराइड, सारे हमारे एक्सपेक्टोरेंट होता है। बाल्सम ऑफ टोलू एक्सपेक्टोरेंट होता है कि नहीं। मायरोजालोन बाल्समम इसका सोर्स होता है, तो ऑप्शन जो है सी हो गया, है ना। तो सोर्स देख लो, मायरोजाइलोन बाल्समम लेग्यूमिनोसी फैमिली है। बाल्सम ऑफ टोलू में 12 to 16% फ्री सिनामिक एसिड होता है, अबाउट 8% फ्री बेंजोइक एसिड होता है। बाल्सम ऑफ टोलू एक्सपेक्टोरेंट होता है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ एडल्ट्रेटिंग द ड्रग, को एडल्ट्रेट करने के मेथड क्या क्या है, कह रहे रिप्लेसमेंट बाय एग्जॉस्टेड ड्रग। तो भाई एग्जॉस्टेड ड्रग से रिप्लेस कर दो, बिल्कुल सही है ना। या फिर सब्स्टिट्यूशन बाय आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूट्स, बोथ है ना, तो दोनों ही एडल्ट्रेशन के मेथड है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्यूनाइजिंग एजेंट, नहीं है ना। तो देखो सिरा, वैक्सीन, पायरोजन से इम्यूनोग्लोबुलिन, तो इम्यूनाइजिंग एजेंट कौन सा नहीं है, तो भाई देखो पायरोजन्स नहीं होते, बाकी सिरा, वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबुलिन ये हमारे इम्यूनाइजिंग एजेंट में आते हैं। नेक्स्ट है VDRL टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट ना, तो डिजीज़ और उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट का वीडियो बनाया हुआ है, तो भाई वो देख लेना, है ना। जो एक रिवीजन के नाम से प्लेलिस्ट है, रैपिड रिवीजन आई थिंक है वो प्लेलिस्ट ना, उसमें छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे, उसमें सारे टेबल्स में डिस्कस करे हुए हैं मैंने, है ना। एक वीडियो में एक टेबल ऐसे मिलेगा आपको, रैपिड रिवीजन के नाम से आई थिंक वो प्लेलिस्ट, ठीक है, तो देख लेना उसमें। तो डिजीज़ और डायग्नोस्टिक टेस्ट का टेबल भी है। तो VDRL जो है टेस्ट किसके लिए है, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट, ट्यूबरकुलोसिस के लिए ट्यूबरकुलिन टेस्ट, मोंटोक्स टेस्ट, ये सब आते हैं। एड्स के लिए अलीसा हो जाएगा ना। तो सिफिलिस के लिए ऑप्शन डी, सिफिलिस के लिए VDRL टेस्ट, एक होता है खान टेस्ट और एक होता है वॉशरमैन टेस्ट। ये सारे किसके लिए, सिफिलिस के लिए। सिफिलिस जो एस्टिडीज़ में आती है ना। और कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है STP से, ट्रिपलमा पैलिडियम याद करते हो, जो कि स्पायरोचीट स्पायरल बैक्टीरिया होता है। ट्रिपलमा पैलिडियम क्या होता है, स्पायरोचीट में आता है, स्पायरल बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट, एड्स इज वाइडली डायग्नोज्ड बाय, एड्स की डायग्नोसिस के लिए भाई बता दो, विडाल टेस्ट तो टाइफाइड का हो गया,
एलिसा ही आएगा, ऑप्शन बी एलिसा टेस्ट आपका एड्स के लिए आता है। नेक्स्ट है एज पर द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन ड्रग इज करेक्ट। कह रहे ये कार्मिनेटिव कोरिएंडर होता है, सही है, धनिया कार्मिनेटिव। डिजिटालिस कह रहे कार्डियोटोनिक बिल्कुल होता है, तो आंसर तो ऑप्शन सी हो गया, बोथ है ना। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कार्मिनेटिव एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रेगुलेटर विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कोरिएंडर। धनिया के बारे में कौन सा सही है? कोरिएंडरम सटाइवम अम्बेलिफेरस फ्रूट है ना। चलो भाई बताओ। इट्स कलर इज येलोइश ब्राउन टू ब्राउन, इट्स ऑर्डर इज नॉट एरोमेटिक, बोथ आर करेक्ट या ओनली ए इज करेक्ट? तो भाई कौन सा करेक्ट है? कह रहे हैं ओनली ए करेक्ट है भाई, ऑप्शन डी। कह रहे हैं इसका जो कलर होता है येलोइश ब्राउन टू ब्राउन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है तो ये माइक्रोस्कोपिक करेक्टर लिखे हुए हैं धनिया के, कोरिएंडर के। कलर येलोइश ब्राउन टू ब्राउन होता है, ऑर्डर एरोमेटिक होता है, टेस्ट स्पाइसी और करेक्टरिस्टिक होता है, शेप कोरिएंडर इज ए सब ग्लोबुलर क्रीमोकार्पस फ्रूट होता है। सिनोनिम बताना है एकोनाइट का। जैबोरेंडी तो पिलोकार्पस जैबोरेंडी है ना, पिलोकार्पिन जिसमें प्रेजेंट होता है ना। इमिडाजोल एल्कलॉइड में जो आता है। क्राउफिग तो आपका नक्स वोमिका क्राउफिग सीड होता है ना। स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका पड़ा हुआ है, लोगेनेसी फैमिली वाला। सर्पगंधा सांप के जैसी रूट, सर्पगंधा कौन सा होता है? रोवोल्फिया। सर्पेंटाइना नाम से सर्प, सर्पेंटाइना अपोसाइनेसी फैमिली वाला, इंडोएल्कुलोइड्स में रोवोल्फिया आता है। सर्पगंधा भी कहते हो, इंडियन स्नेक रूट भी कहते हो, है ना। मोंक शूड आपका आंसर हो जाएगा एकोनाइट का जो सिनोनिम होता है, ऑप्शन डी। ओके, तो भाई एकोनाइट का मोंक शूड और कोल्चिकम का मिडो सैफरन सीड होता है। रोवोल्फिया का सर्पगंधा छोटा चंद भी होता है। एकोनाइट का सोर्स भी लिख रखा है बच्चों, देख लो। एकोनिटम नेपेलस होता है, रैनिकुलेसी फैमिली होती है। मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इसमें एकोनिटीन प्रेजेंट है, डाइटर्पीन एल्कलॉइड में आता है ये। एकोनाइट हाईली पॉइजनस ड्रग होती है भाई। इंडियन एकोनाइट एकोनिटम चैसमेंथम होता है, जापानीज एकोनाइट एकोनिटम यूनिसिनेटम होता है। तो एक एग्जाम में पूछा हुआ था, इंडियन एकोनाइट वाला पूछा हुआ था, इंडियन एकोनाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो बच्चे सोचेंगे भाई हमने तो एकोनिटम नेपेलस पढ़ा है ना। तो जो इंडियन एकोनाइट है वो एकोनिटम चैसमेंथम होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैस्ट्रॉयल इज। तो 4 ऑप्शंस है, तो देख लो भाई क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं भाई एग्जाम में, है ना। तो ये सभी के लिए एक जैसे होते हैं ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ तो कोई याद ही नहीं करेगा, है ना। तो ऑप्शन डी 1.4758 टू 1.4798 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैस्ट्रॉल का। कैस्ट्रॉल आपको पता है रिसिनस ऑयल इसका सिनोनिम है, और सोर्स है रिसिनस कॉम्युनिस यूफोर्बिएसी फैमिली। यूफोर्बिएसी फैमिली ना आपके आंवला की भी होती है, जो टैनिन्स में पढ़ते हो ना, अम्बिलिका ऑफिसिनालिस, है ना। यूफोर्बिएसी फैमिली आंवला की भी होती है। नेक्स्ट कोक्लियर मैग्नम का मतलब बता दो भाई। कोक्लियर मैग्नम 1 टम्बलर फुल, डेजर्ट स्पून फुल, टी स्पून फुल या टेबल स्पून फुल? कोक्लियर मैग्नम होता है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी 1 टेबल स्पून फुल होता है कोक्लियर मैग्नम का मतलब, है ना। देखो कोक्लियर एम्पलम, कोक्लियर मैग्नम, कोक्लियर मैक्सिमम एक ही बात है, 1 टेबल स्पून फुल। कोक्लियर मीडियम का मतलब 1 डेजर्ट स्पून फुल। कोक्लियर मिनिमम का मतलब 1 टी स्पून फुल। Now the DASH is a type of drug distribution system in which drugs are given to patient from nursing stations. नर्सिंग स्टेशन से ही ड्रग दे रहे पेशेंट्स को। एंड द फार्मेसी सप्लाइज फ्रॉम द ड्रग स्टोर, है ना। फ्लोर स्टॉक सिस्टम है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम या यूनिट डोज सिस्टम। तो भाई ऑप्शन नहीं हो जाएगा, फ्लोर स्टॉक सिस्टम में आता है ये। तो ये एक टाइप का ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें ड्रग गिवन टू द पेशेंट फ्रॉम नर्सिंग स्टेशन एंड फार्मेसी सप्लाइज फ्रॉम द ड्रग स्टोर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग के बारे में कौन सा सही है? कह रहे कॉस्ट ऑफ दोज मेडिसिन इज डायरेक्टली एडेड टू द पेशेंट अकाउंट। कह रहे जो चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग है ना, उनके बारे में लिख रखा है कि भाई इनकी जो कॉस्ट है पेशेंट के अकाउंट में डायरेक्टली ऐड होती है। फिर कह रहे एग्जाम्पल में पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है। फिर कह रहे पीटीसी डिसाइड चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग एंड इट्स रिक्वायरमेंट। तो कह रहे कौन सा सही है? फिर सारी सही है। तो भाई देखो सारे ही सही हैं, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा ऑप्शन डी, है ना। चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग के बारे में सारी बातें सही हैं। जैसे एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, तो भाई देखो प्रीवियस वीडियो में भी आपने जो है एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया जो पढ़ते हो क्या होता है हमारा, देखो एंटीडोट, एक्सपेक्टोरेट एस्ट्रिंजेंट या रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। तो भाई क्या होता है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में हमारा एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, और मैंने आपको क्या बताया, अमोनियम कार्बोनेट भी होता है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, अमोनियम कार्बोनेट, है ना। अमोनियम कार्बोनेट भी हमारा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है। अमोनियम कार्बोनेट को हमने क्या कहा था, प्रिस्टन्स सोल्ट,
या साल वोलेटाइल, है ना। तो आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज प्राइमरली यूज फॉर ओरल हाइजीन एंड क्लीनिंग ऑफ टीथ एंड गम, फेशियल कॉस्मेटिक, हेयर केयर प्रोडक्ट, डिओड्रेंट, डेंट्रीफाइसिस। तो क्या यूज़ करोगे भाई, है ना, ऑप्शन 4 डेंट्रीफाइसिस, सिंपल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज कॉमनली यूज एज एंटीडोट इन केस ऑफ हैवी मेटल पॉइजनिंग सच लेड एंड मरकरी। तो मरकरी, डाइमर, कैप्रोल, मर, उसमें भी मर आ रहा है, इसमें भी मर आ रहा है ना, डाई मर कैप्रोल, तो मरकरी याद रखोगे ना इससे, ठीक है। तो नलोक्सोन तो भाई ओपियोइड के लिए पढ़ते हो आप, है ना, ओपियम की पॉइजनिंग के लिए। कैल्शियम ग्लूकोनेट, डाइमर कैप्रोल हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन 3 डाइमरकैप्रोल को BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइड भी बोलते हैं। बाकी एट्रोपिन तो पढ़ते हो, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग में प्राइडोक्साइम भी देते हो, एट्रोपिन भी देते हो ना, तो आंसर सही है ना ऑप्शन 3। नेक्स्ट व्हाट इज द प्रोसेस यूज टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन मिल्क विदाउट अफेक्टिंग इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, है ना। तो मिल्क के लिए क्या पढ़ते हो भाई, पास्चराइजेशन, ऑटोक्लेविंग, रेडिएशन स्टरलाइजेशन या गैस स्टरलाइजेशन। तो मिल्क के लिए पास्चराइजेशन आता है ना, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम एनिमल सोर्स, नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम एनिमल सोर्स बताना है ना। तो नेचुरल वाले होते हैं या तो वेजिटेबल सोर्स है या फिर एनिमल सोर्स है ना। वेजिटेबल जो प्लांट्स प्रोटीन होते हैं जिसमें इसमें ट्राकांथ होता है, पैक्टिन जो इसमें ट्राकांथ, अकेशिया, अगार पैक्टिन और आयरिश मोस, कॉन्ड्रस, क्रिस्पस, है ना, और स्टार्च भी आता है, ये सारे तो वेजिटेबल सोर्स वाले। और जो एनिमल सोर्स वाले में मैंने आपको वेज से याद करा रखा है, 3 WEG, वूल फैट, एग योक और जिलेटिन आता है। तो आंसर में देखो जिलेटिन ऑप्शन 1 में दिया जो कि सही हो जाएगा। बाकी पैक्टिन, अकेशिया, कॉन्ड्रस तो आपके वेजिटेबल सोर्स में आते हैं, तो आंसर इज ऑप्शन ए जिलेटिन हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। तो ये देख लेना नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट जो वेजिटेबल सोर्स वाले मैंने बता दिया आपको, ट्राकांथ होता है, अकेशिया, अगार और पैक्टिन, स्टार्च और आयरिश मोस या कॉन्ड्रस, और जो एनिमल वाले में वेज से याद कर रखा है। HLB वैल्यू सर्फेक्टेंट इन द रेंज ऑफ 13 to 15 हैज़ एप्लीकेशन। तो अगर HLB वैल्यू 13 से 15 होती है तो क्या एप्लीकेशन है भाई, डिटर्जेंट्स की होती है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स की, वेटिंग एजेंट्स की या एंटीफॉर्मिंग एजेंट्स की। तो भाई ये हमारे डिटर्जेंट्स की HLB वैल्यू 13 से 15 होती है, ओके। नेक्स्ट है लैटिन टर्म यूज्ड फॉर एट बेड टाइम। तो भाई ओरा सोमनी को बोलते हो एट बेड टाइम, याद रखना, ओरा सोमनी क्या होता है, एट बेड टाइम। अल्टरनीज, ओरीज, हैकनोक्टे, ओरा या ओरा सोमनी होता है एट बेड टाइम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है और अल्टरनीज, ओरीज मतलब है एवरी 2 आवर। नेक्स्ट है पोरस मीडियम यूज टू रिटेन द सॉलिड इज डिस्क्राइब्ड एज डैश एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड इन द फिल्टर इज रेफर टू, ऐसे ना। तो सॉलिड को रिटेन करता है उसे क्या कहोगे, और जो सॉलिड वहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है ना फिल्टर पर, उसे क्या कहोगे। तो सॉलिड जो एक्यूमुलेट हो रहा है उसको फिल्टर केक कहते हो, क्या बोलते हो, फिल्टर केक। तो सेकंड वाले में केक, ये वाला काट दो, ये वाला काट दो, केक इसमें मिला है ना। फिल्टर रेट तो रेट ऑफ फिल्टरेशन को इंक्रीज कराएंगे ना फिल्टर रेट, तो ये भी काट दो, तो ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। फिल्टर मीडियम कहोगे, पोरस मीडियम यूज टू रिटेन द सॉलिड, वो फिल्टर मीडियम, और जो एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड होता है फिल्टर पे उसे क्या कहोगे भाई, फिल्टर केक कहोगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है तो ये देख लो भाई, सरफेस अपॉन विच सॉलिड आर रिटेन इन प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, वो फिल्टर मीडियम होता है, और सॉलिड विच गेट कलेक्टेड ऑन फिल्टर वो फिल्टर केक होता है। क्लियर लिक्विड पास करता है फिल्टर से, उसको क्या कहते हैं, फिल्टर रेट, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन द गैसियस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। गैसियस स्टरलाइजेशन में कौन से केमिकल यूज़ करोगे भाई, गैसियस स्टरलाइजेशन में। तो गैसियस स्टरलाइजेशन को केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन भी कहते हो, क्या बोलते हो, केमिकल मेथड में। क्योंकि स्टरलाइजेशन में हमने पढ़े थे फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल मेथड। फिजिकल में ड्राई हीट, मोस्ट हीट, रेडिएशन आता है, केमिकल में गैसियस स्टरलाइजेशन आ जाएगा, और मैकेनिकल में फिल्टरेशन आ जाएगा। तो इसमें कौन से केमिकल यूज़ होते हैं भाई, इथिलीन ऑक्साइड यूज़ होगी, ऑप्शन 1, ओके। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। भाई माउथ से फूड स्टमक में जाएगा, माउथ में अच्छे से च्यू करोगे फूड को, उसके बाद क्या करते हो, फूड को स्वेलो करते हो ना, तभी तो स्टमक में जाता है ना, है ना, स्टमक में जाएगा आपके ईसोफेगस से होता हुआ। तो इसे क्या कहोगे, ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, पार्टूरेशन, डिग्लूटेशन, मैस्टिकेशन, मिक्टूरेशन। तो भाई ये ऑप्शन बी हो जाएगा, डिग्लूटेशन का मतलब स्वेलोइंग होता है, स्वेलो करना, है ना, ऑप्शन बी। रैनिन इज हार्मोन सिक्रेटेड बाय रैनिन। भाई रैनिन को देखते ही आपको रास सिस्टम याद आना चाहिए, रैनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, है ना। तो उसमें आप पढ़ते हो एंजियोटेंसिन ओजन से एंजियोटेंसिन 1 बनता है ना, वो आपका रैनिन ही बनाता है।
तो रेनिन हार्मोन होता है, ये सीक्रेट होता है हमारे किडनी में। जेजी सेल्स होती है, कौन सी सेल्स होती है? जेजी, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी, है ना। तो वहाँ से रेनिन रिलीज होता है। तो रेनिन कहाँ गया? ऑप्शन सी, किडनी। ओके, नेक्स्ट है विच ग्लैंड पोसेस बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। मतलब कि हिटेरोक्राइन ग्लैंड होती है। क्या होती है? हिटेरोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन फंक्शन में परफॉर्म करती है, जो डाइजेशन में हेल्प करती है वो डाइजेस्टिव जूस, जैसे कि पैनक्रियाज आपका हिटेरोक्राइन ग्लैंड है। तो एक्सोक्राइन फंक्शन में पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होता है ना। एंडोक्राइन, ये हाँ, एंडोक्राइन फंक्शन में तो आपके हॉर्मोन्स, तो पैनक्रियाज से जैसे आपका जो है इंसुलिन, ग्लूकागोन, ये सब पढ़ते हो हार्मोन पैनक्रियाज के, तो ये इसका एंडोक्राइन फंक्शन है। एक्सोक्राइन फंक्शन में डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है पैनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है ना, तो वो इसका एक्सोक्राइन फंक्शन हो गया। दोनों फंक्शन परफॉर्म करना है, एक्सोक्राइन भी एंडोक्राइन भी। तो ये हिटेरोक्राइन ग्लैंड है आपका पैनक्रियाज। तो कौन सा है ऑप्शन में? थायराइड, पैनक्रियाज ऑप्शन 2 में दिया है ना। बाकी पैराथायराइड, एड्रिनल दिया। आंसर इज ऑप्शन 2। जैसे ह्यूमन ब्रेन इज कवर्ड बाय हाउ मेनी मेम्ब्रेन। ब्रेन में कितनी मेम्ब्रेन से कवर होता है भाई हमारा ब्रेन, है ना। तो ब्रेन जो है इसको ना 3 मेम्ब्रेन कवर करते हैं। उन मेम्ब्रेन को क्या बोलते हो? ब्रेन की मेनिंजिस कहा जाता है, मेनिंजिस। डैप से याद रखते हो? बिल्कुल याद रखते हो। ड्यूरामीटर, एराकिनोड और पायामीटर, 3 मेम्ब्रेन होती हैं। ड्यूरामीटर, एराकिनोड और पायामीटर। तो यही पूछा कितनी होती है? बिल्कुल सिंपल है, 3 होती है, ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट है राइबोसोम इज साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ। राइबोसोम्स को ना बच्चा प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हो। क्या कहते हो राइबोसोम्स को? प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम्स जो होते हैं ना, आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, रफ होता है एक तो, और एक स्मूथ होता है ना। तो रफ के ऊपर ना राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो जहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो राइबोसोम इज साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोलिटिक सिंथेटिक सरफेस एजेंट। एम्फोलिटिक में कौन सा आता है? ट्विन ट्विन्स और स्पैंस तो आपके नॉन आयोनिक में आते हैं ना। बाकी डो डिसाइल पैराडीनियम क्लोराइड है, सोडियम स्टीरेट एंड डो डिसाइल एलेनिन। तो देखिए एक तो लैसिथिन आता है और एक एंड डो डिसाइल एलेनिन आपके क्या आते हैं? ये एम्फोलिटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट। नेक्स्ट है डिबॉयस फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट। भाई डिबॉयस फॉर्मूला जो होता है ना, किसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करोगे? लोडिंग डोज को, अडल्ट डोज को, चाइल्ड डोज या बॉडी सरफेस एरिया ऑफ इंडिविजुअल। तो भाई BSE, बॉडी सरफेस एरिया जो है इंडिविजुअल का, उसको कैलकुलेट करने के लिए डिबॉयस फॉर्मूला यूज़ होगा बच्चों। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को क्या कहोगे? ऑटोक्लेविंग, टिंडलाइजेशन, पास्चराइजेशन या इंसिनरेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है ना बच्चों, उसे क्या कहोगे? उसे कहेंगे हम टिंडलाइजेशन, इज ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड। फार्माकोकाइनेटिक में ADME की स्टडी पढ़ते हो, और जो फार्माकोडायनेमिक होता है उसमें क्या पढ़ते हो? ड्रग डस्ट द बॉडी। इसमें बॉडी डस्ट द ड्रग, है ना। तो इसमें तो क्या है भाई, ड्रग क्या करेगी? बॉडी में जाएगी। ड्रग का क्या काम है? ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, और बॉडी का क्या इम्पैक्ट है ड्रग के ऊपर? जो ड्रग, बॉडी ड्रग को एब्जॉर्ब करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, मेटाबोलाइज करेगी, एक्सक्रीट करेगी, है ना। ठीक है। काइनेटिक में ADME आ गया, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं आएगा, अनवांटेड इफेक्ट नहीं आएगा, केमिकल स्ट्रक्चर भी नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ऑप्शन डी ADME का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक, वही पूछ ले दोबारा से। स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, तो ये तो डायनेमिक है। स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, बिल्कुल सही दे रखा, ऑप्शन बी। बाकी रहा स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, तो ये आपका डायनेमिक होता है ना। ड्रग डस्ट द बॉडी। बाकी स्टडी ऑफ मेथड ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट, तो आंसर ऑप्शन जो है बी हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्टिव अल्फा-1 एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट। सेलेक्टिव अल्फा-1 ब्लॉकर की बात हो रही है। प्राजोसिन, टीराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टैमसिलोसिन पढ़ते हो ना। प्राजोसिन, टीराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टैमसिलोसिन, ठीक है। तो कह रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया, BPH में जो यूज़ होता है, ध्यान से पढ़ना भाई। सेलेक्टिव अल्फा-1 ब्लॉकर है और जो BPH में यूज़ कर रहे हो, है ना। तो मीटोप्रोलोल और प्रोपेनोल तो ऑप्शन ही काट दो, अल्फा-1 ब्लॉकर में नहीं आते। प्राजोसिन और टिराजोसिन दोनों, टैमसिलोसिन दोनों आते हैं, लेकिन हेयर जो BPH की बात हो रही है तो उसमें टैमसिलोसिन को दोगे भाई, ऑप्शन बी। ओके, नहीं सर, नियोस्टिग्मिन इज मेनली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। तो नियोस्टिग्मिन जो होता है ना, आपके जो एंटीकोलिनस स्टेज होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल जो होता है उसमें कार्बामेट्स में आपका फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, डोनिपिजिन, ग्लैंटामिन, और एक्रेडिन, एड्रोफोनियम,
डोनिपिजिल, गैलेंटामिन और रिवास्टिगमिन, है ना। और जो है टैक्रिन में आपका एक्रिडिन आता है। तो ये सारे रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेजेस होते हैं। तो नियोस्टिगमिन को यूज़ करेंगे, किसके लिए यूज़ करेंगे भाई? मायसीनिया ग्रेविस के लिए। देखो मायसीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए तो आप एड्रोफोनियम दोगे, जो कि शॉर्ट एक्टिंग होता है। शॉर्ट एक्टिंग होता है आपका एड्रोफोनियम, जिसको मायसीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस में दोगे। और ट्रीटमेंट के लिए कोई लॉन्ग एक्टिंग ड्रग देखोगे ना, तो नियोस्टिगमिन, पाइडोस्टिगमिन ये यूज़ करती है ट्रीटमेंट के लिए मायसीनिया ग्रेविस की। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट है बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलामीन इज पॉपुलरली नोन एज, है ना। बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलामीन जो होता है आपका हिस्टामिन कोई तो कहते हो, तो इसको क्या कहोगे? हिस्टामिन कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी, है ना। बाकी रिजर्पिन तो पता है, रोवोल्फिया का रिजर्पिन जो एंटी हाइपरटेंसिव होता है। थ्रियोनिन भाई, थ्रियोनिन और सीरिन, OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड में थ्रियोनिन आता है और दूसरा सीरिन भी आता है ना। और साइक्लोसीरीन, साइक्लोसीरीन आपके एंटी-टीबी ड्रग में आती है, जो सेकंड लाइन एंटी-टीबी ड्रग में साइक्लोसीरीन आता है। साइक्लोसीरीन सेलवोल पे एक्ट करता है। मैंने आपको बताया सेलवोल पे एक्ट करने वाले ड्रग में पेनिसिलिन आता है, सिफेलोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वेनकोमाइसिन एंड साइक्लोसीरीन नहीं आता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टामिन इज बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम हिस्टिडीन बाय। भाई हिस्टामिन बनता है हिस्टिडीन अमीनो एसिड से। हिस्टिडीन अमीनो एसिड का क्या होता है? डिकार्बोक्सिलेशन होता है। डिकार्बोक्सिलेशन होगा और हिस्टामिन बनता है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? डिकार्बोक्सिलेशन, ऑप्शन सी। ठीक है। इंजेक्शन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग डिस्टिलेशन। तो वाटर फॉर इंजेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा डिस्टिलेशन यूज करेंगे भाई? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन है, सिंपल डिस्टिलेशन है या स्टीम डिस्टिलेशन? तो वाटर फॉर इंजेक्शन जो होता है बच्चों, जो आपका सिंपल डिस्टिलेशन जो होता है उससे प्रिपेयर किया जाएगा हमारा वाटर ऑफ इंजेक्शन। किससे प्रिपेयर किया जाएगा? सिंपल डिस्टिलेशन। देखिए सिंपल डिस्टिलेशन के और क्या क्या एप्लीकेशन, एक तो आपने पढ़ लिया वाटर फॉर इंजेक्शन को प्रिपेयर करोगे सिंपल डिस्टिलेशन से। देखिए इट इज सिंपल डिस्टिलेशन की बात हो रही है, इट इज यूज्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर के लिए और वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए क्या यूज करोगे? सिंपल डिस्टिलेशन। कह मैनी वोलेटाइल ऑयल and aromatic water are prepared by simple distillation. Organic solvents are purified by distillation. Okay. कह रहे मैनी ऑफिशियल कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन, जैसे कि आपका स्पिरिट ऑफ नाइट्रस ईथर है, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया है, तो इनको भी आप सिंपल डिस्टिलेशन से बनाते हो। कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड एंड टू सेपरेट नॉन वोलेटाइल सॉलिड फ्रॉम वोलेटाइल लिक्विड, जैसे कि अल्कोहल, ईथर। ठीक है, तो इन सब के लिए आपका जो है सिंपल डिस्टिलेशन यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है अ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन ओक्यूलेंट सिप्रोफ्लॉक्सिसिन 0.3%, BID बिसिनडाइन मतलब कि ट्वाइस अ डे, है ना। एज अ फार्मासिस्ट हाउ यू विल गिव इंस्ट्रक्शंस टू द पेशेंट रिगार्डिंग इट्स यूज। देखो BID का मतलब देखो बिफोर डिनर तो होगा नहीं, दो ऑप्शन काट दो, है ना। ट्वाइस अ डे होगा तो अप्लाई ऑन वुंड होगा या आई होगा? तो देखो ओकुलेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, तो आई की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी कर दीजिए, ट्वाइस अ डे अप्लाई ऑन आई। ओके। नेक्स्ट है अ टिपिकल स्किन क्रीम कंसिस्टिंग ऑफ स्टीयरिक एसिड। देखो बच्चों इसमें स्टीयरिक एसिड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन, वाटर प्रेजर्वेटिव एंड परफ्यूम वुड बी कॉमनली नोन एज। तो स्टीयरिक एसिड से आपने समझ जाना है कि भाई ये किसकी बात हो रही है? वेनिशिंग क्रीम की बात हो रही है। वेनिशिंग क्रीम जो हमारा ऑयल इन वाटर इमल्शन में आता है, ये भी याद रखना। तो किसकी बात हो रही है? स्टीयरिक एसिड होता है हमारा किसमें? ये वेनिशिंग क्रीम की कंपोजिशन लिखी हुई है, तो स्टीयरिक एसिड वेनिशिंग क्रीम का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, याद रखना है। तो आंसर इज ऑप्शन बी, वेनिशिंग क्रीम। नेक्स्ट टाइम पीरियड फॉर विच प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिमेन्स अबव मिनिमम थेरेपेटिक लेवल, है ना। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो होती है मिनिमम थेरेपेटिक लेवल के अबव रहती है, इसे क्या कहोगे? ये टाइम पीरियड क्या कहा जाएगा? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कहोगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहोगे, ट्रेपेजॉइडल रूल है, टर्मिनेशन ऑफ एक्शन। दिस इज नोन एज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हैंडरसन हैजलबैग इक्वेशन इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ। तो आपको पता ही है जो हैंडरसन हैजलबैग इक्वेशन होती है ना, तो ये देखो ऑप्शन में देखो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अमाउंट ऑफ ड्रग इन डोज फॉर्म नहीं होगा, pKa ऑफ ड्रग जो होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ड्रग, इसे डिटरमाइन करते हो किससे? हैंडरसन हैजलबैग इक्वेशन से। नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉइज विटनी इक्वेशन इज टू डिस्क्राइब। तो नॉइज विटनी इक्वेशन जो होता है तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए तो इसकी एप्लीकेशंस जो है नॉइज विटनी इक्वेशन की, तो क्या डिस्क्राइब करते हैं इससे? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, डिसोल्यूशन रेट। तो डिसोल्यूशन रेट के लिए हमारा जो होता है क्या होता है? नॉइज विटनी इक्वेशन आता है बच्चों। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर फ्रॉम प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल स्टडी गिव्स इंडिकेशंस ऑफ रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, है ना। तो रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन को कौन बताएगा? सी मैक्स, टी मैक्स, AUC मतलब एरिया अंडर द कर्व, या टी हाफ। तो टी मैक्स जो होता है ना, टी मैक्स वो बताएगा रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ओके, ऑप्शन बी।
Next, some statements are given for clavulanic acid, sulbactam, tazobactam. These are beta lactamase inhibitor. क्या होते हैं? बीटा लैक्टमेज इनिबिटर में आपके आते हैं क्लेवुलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम. तो कह रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट गलत है? कह रहे ऑल 3 लेग 6 अमीनो असाइल साइड चेन, ऑल आर पोटेंट इनिबिटर ऑफ एंजाइम, बीटा लैक्टमेज इनिबिटर है, ऑल आर प्रोड्रग ऑफ पेनिसिलिन के प्रोड्रग है, या ऑल आर वीक एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी. तो हमारे बीटा लैक्टमेज इनिबिटर तो क्या करेंगे भाई? बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनिबिट कराएंगे. तो इनकी ना ये वीक एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी रखते हैं और इनमें दे लेक 6 अमीनो असाइल साइड चेन, ये भी सही है, लेकिन ये प्रोड्रग नहीं होती बच्चों पेनिसिलिन की. तो कौन सा जो है गलत है? ऑप्शन सी गलत हो गया. ओके, नेक्स्ट देखो, एट्राक्यूरम बिसाइलेट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज मेटाबोलाइज्ड थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, आइडेंटिफाई दैट. एट्राक्यूरम बिसाइलेट जो होता है ये क्या है? न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है. ये मेटाबोलाइज होता है थ्रो. तो ये देखो होफमैन क्या होता है? देखो क्लेजन कंडेंसेशन और माइकलिस एडिशन नहीं होगा. होफमैन का रीअरेंजमेंट, इसमें जो देखिए इसमें मोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है. जो नाम जो है इसका होफमैन एलिमिनेशन होता है, बाकी इसमें होता क्या? मोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है. तो ये रिएक्शन जो है हमारा ये होफमैन एलिमिनेशन कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग्स कोज साइड इफेक्ट लाइक ड्राइनेस ऑफ माउथ करा देगी, है ना, टैकिकार्डिया, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, यूरिनरी रिटेंशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ब्लरिंग ऑफ विजन, प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्लूकोमा. तो कौन सी क्लास कराएगी? सारे सिम्टम्स आपको किसके लग रहे हैं? ये एंटीकोलिनर्जिक के लग रहे हैं, सिक्रेशंस वगैरह डिक्रीज हो जा रहे हैं. तो सलाइव देखो ड्राइनेस हो गया माउथ का, हार्ट रेट ज़्यादा हो गया, यूरिनरी रिटेंशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया. तो ये सारा क्या है? एंटीकोलिनर्जिक हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी. नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक. तो बच्चों लोकल एनेस्थेटिक का प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है? एक्टिवेशन ऑफ लिगैंड गेटेड पोटेशियम चैनल, बिल्कुल नहीं होता. ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, बिल्कुल सही है. या स्टिमुलेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड एन टाइप कैल्शियम चैनल भी नहीं होता. और गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल भी नहीं है ना. तो ऑप्शन बी क्लियर है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शंस आर मोस्ट कॉमन ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन. तो फेज 1 में तो आपका होता है ऑक्सीडेशन होता है, और फेज 2 में कौन सा होता है बच्चों? ग्लूक्यूरोनिडेशन होता है. तो फेज 1 का ऑक्सीडेशन, फेज 2 का ग्लूक्यूरोनिडेशन हो गया. तो आपका आंसर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया. नेक्स्ट एंटी अल्सर ड्रग विच हैज़ आ थायाजोल रिंग किसमें है? देखो रेंटडीन में फ्यूरान रिंग होता है, सिमेटडीन में आपका इमिडाजोल रिंग होता है. आपका फेमोटिडीन जो होता है बच्चों इसमें थायाजोल रिंग होता है. टिडीन वाले सारे क्या होते हैं बच्चों? आपके H2 ब्लॉकर होते हैं. H2 रिसेप्टर ब्लॉकर में टिडीन वाली ड्रग आती है, सिमेटडीन, रेंटडीन, ये जो है फेमोटिडीन, निजाटिडीन. ओके, नेक्स्ट देखो, एसिड ड्रग जनरली बाउंड्स टू. तो एसिड ड्रग जो होती है वो एल्बुमिन से बाइंड होती है, और बेसिक ड्रग जो होती है ह्यूमन सीरम है जो है अल्फा 1 एसिड ग्लाइको प्रोटीन से बाइंड होती है बेसिक ड्रग, और एसिड ड्रग ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है. तो एसिडिक ड्रग का पूछा है तो वो एल्ब्यूमिन से बाइंड होगी, एल्ब्यूमिन से. ओके, बाकी अल्फा 1 एसिड ग्लाइको प्रोटीन से बेसिक ड्रग बाइंड होती है. नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विच वन इज अ पॉपुलर एंटी गाउट ड्रग है ओपियम, जिम्नेमा, गोखरू या कोल्चिकम. तो कोल्चिकम जो होता है बच्चों इसको एक्यूट गाउट के लिए यूज करा जाता है. तो एंटी गाउट ड्रग कौन सा? कोल्चिकम हो जाएगा. ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है, टू ऑब्टेन ए मोर इफेक्टिव ब्रोंकोडाइलेशन द ड्रग दैट आर कंबाइंड अलोंग विद बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, है ना. तो बताओ कौन सी ड्रग है मोर इफेक्टिव ब्रोंकोडाइलेशन के लिए? कौन सी ड्रग कंबाइन करोगे बीटा एगोनिस्ट के साथ में? कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट. तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दी जाती है जो ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स को. एंटीकोलिनर्जिक आपका इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायट्रोपियम ब्रोमाइड आप लोग पढ़ते हो. तो आंसर तो बिल्कुल ऑप्शन ए हो गया. बाकी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को मत दे देना बिल्कुल भी भाई, ये ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देंगे, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा देंगे. ठीक है, बीटा के ब्लॉकर बिल्कुल भी नहीं दे सकते भाई, ये भी आपका क्या करा देंगे? ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देंगे. अल्फा के एंटागनिस्ट दे रखे हैं. तो आपका जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट है, मैनेजमेंट ऑफ टाइप बी एडवांस ड्रग रिएक्शन. देखो टाइप बी एडवांस ड्रग रिएक्शन के मैनेजमेंट के लिए क्या करोगे? टू रिड्यूस द डोज, टू विद होल्ड द डोज एंड अवॉइड इन फ्यूचर. तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी. डोज को विद होल्ड करेंगे और अवॉइड करेंगे, फ्यूचर में ना दे, है ना. टाइप बी बिजारे रिएक्शंस जो होती है इडियोसिनक्रेसीज में आता है ना. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर एंड लिस्टेड बिलो. शॉर्टेस्ट एक्टिंग में ना बच्चों आपका एड्रोफोनियम आता है जो मायसीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए यूज करते हो, है ना. डायग्नोसिस ऑफ मायसीनिया ग्रेविस के लिए एड्रो
इड्रोफोनियम यूज़ किया जाता है, विच इज़ शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनिबिटर। कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनिबिट कराने वाली ड्रग होती है, एंटी कोलिनेस्टरेज भी इन्हें कहा जाता है। ये नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन सारे के सारे हैं। इड्रोफोनियम शॉर्टेस्ट एक्टिंग होता है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल एंटीडोट। मरकरी की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट बताना है। एट्रोपिन दे रखा है, डाइमरकैप्रोन, नलोक्सोन, नलोरफिन, तो ये तो ओपियोइड एंटागनिस्ट में आते हैं। नलोक्सोन, नैल्ट्रिक्सोन, नैल्मिफिन, है ना। डाइमरकैप्रोल दोगे बच्चों, है ना। BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइट भी से कहते हो डाइमरकैप्रोल, जो मरकरी की पॉइजनिंग में दोगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिप्रोफ्लोक्सिन। देखो सिप्रोफ्लोक्सिन बच्चों किस में आता है, फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है। तो देखो सेल वॉल पे एक्ट नहीं करेगा ये, ना ही प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराता, तो ये क्या करेगा, इनहिबिट कराएगा DNA की सिंथेसिस को बाय इंटरैक्टिंग विद टोपोआइसोमेरेज, है ना, या फिर DNA गायरेज कह दो। ओके, तो आंसर ऑप्शन जो है सी हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर माइसिना ग्रेविस। बच्चों माइसिना ग्रेविस के लिए करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। कह रहे डाउन रेगुलेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर लीड्स टू माइसिना ग्रेविस, बिल्कुल सही है ना। ट्यूबोक्लारिन इज यूज टू ट्रीट, तो ट्रीटमेंट में ना माइसिना ग्रेविस के ट्रीटमेंट में बच्चों जैसे कि आपका पाइडोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, है ना, नियोस्टिग्मिन आप लोग पढ़ते हो दिया जाता है, तो इट इज ऑटो इम्यून डिजीज है, सही है। थाइमेक्टोमी इज ट्रीटमेंट ऑप्शन, थाइमेक्टोमी इसका ऑप्शन भी है ट्रीटमेंट का, ये भी सही है। बाकी ट्यूबोक्लारिन नहीं दोगे ना बच्चों, ऑप्शन बी आपका गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और किटोटिफन, एक और किटोटिफन, किटोटिफन ये क्या होते हैं बच्चों, मास्ट सेल स्टेबलाइजर होते हैं। मास्ट सेल को स्टेबलाइज करते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर है ना। ल्यूकोट्राइन के एंटागनिस्ट में मोंटेल्यूकास्ट और जाफिरल्यूकास्ट, आप दो ड्रग पढ़ते हो। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट ऑफ AC इनहिबिटर रिजल्ट फ्रॉम इनहिबिशन ऑफ ब्रैडिकाइनिन का ब्रेक डाउन। देखो AC एंजाइम क्या करता है, ब्रैडिकाइनिन को ब्रेक डाउन भी करा रहा था, तो इसको जब इनहिबिट करा तो ब्रैडिकाइनिन का ब्रेक डाउन नहीं हुआ, जिसकी वजह से कौन सा आपको साइड इफेक्ट देखने को मिला भाई, ड्राई कफ देखने को मिला। तो AC इनहिबिटर हमारे ड्राई कफ कोज करा देते हैं, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका साइड इफेक्ट आता है AC इनहिबिटर का। जैसा फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फ्यूरोसिमाइड। फ्यूरोसिमाइड हमारा लूप डायरेटिक होता है, हाई सीलिंग डायरेटिक या हाई एफिकेसी डायरेटिक भी नहीं कहा जाता है। फ्यूरोसिमाइड के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, हाइपोकैलेमिया बिल्कुल कराएगा, हाइपोयूरिसीमिया नहीं कराएगा बच्चों, हाइपर यूरिसीमिया कराएगा। यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देते हैं फ्यूरोसिमाइड भी और आपके थायराइड्स भी। ओके, हाइपोमैग्नीशियम बाकी एक्ट बाय इनहिबिटिंग सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, तो आंसर का नॉट ट्रू में ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ पैरासीटामोल। पैराअमीनोफिनोल डेरिवेटिव होता है, तो पैराअमीनोफिनोल डेरिवेटिव वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। एन एसिटाइल पैराअमीनोफिनोल डेरिवेटिव होता है हमारा पैरासीटामोल। नेक्स्ट है फेनिटोइन केमिकली बिलोंग्स टू विच क्लास। फेनिटोइन तो जो होता है बच्चों हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है। 5,5 डाइफिनाइल, 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन क्या होता है हमारा, फेनिटोइन होता है। ओके, तो सिंपल पूछा कौन सी क्लास है, हाइडेंटोइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइड इफेक्ट ऑफ मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा जो होता है इसका साइड इफेक्ट बताओ। हेयर लॉस है, डायरेसिस, वेट लॉस, सिडेशन, लिथार्जी, तो सिडेशन एंड लिथार्जी हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज गिवन फॉर रिड्यूसिंग वेट। बच्चों वेट को रिड्यूस करने के लिए कौन सी ड्रग दोगे फॉर रिड्यूसिंग वेट। फेनफ्लुरामिन, फ्लूनारिजिन, फ्लूनारिजिन तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, जो प्रोफाइलैक्सिस के लिए, किसकी प्रोफाइलैक्सिस के लिए, माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में यूज करते हो। फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन ये आपके एसिटाराई में आते हैं, और फ्लोमाजिनिल बेंजोडाइजेपिन का एंटागनिस्ट होता है। तो बचा क्या ऑप्शन ए, फेनफ्लुरामिन जो है आपका वेट को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन अटैक। एक्यूट अटैक में यूज नहीं करोगे। सुमाट्रिप्टन 5-HT1B1D का एगोनिस्ट होता है, तो इसको एक्यूट माइग्रेन में ही यूज करते हो। क्रोन मतलब कि एक्यूट में यूज नहीं करोगे, तो जो प्रोप्रानोलोल को यूज नहीं किया जाता। ओके, बाकी एर्गोटामिन, कैफीन भी यूज करेंगे, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है लैक्सेटिव आर यूज्ड इन मैनेजमेंट, तो किसकी मैनेजमेंट में यूज करोगे लैक्सेटिव्स को, बिल्कुल सिंपल है ना, देख लो ऑप्शन ए हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट है एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन 1940 द लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी इज लिस्टेड इन। तो सिंपल जो हमारे शेड्यूल से क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी हमारा शेड्यूल एन में आता है। एम आपको पता है GMP के लिए होता है, एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ओ क्या किसके लिए होता है, जो है आपके देखो शेड्यूल जो होता है ओ में क्या आएगा, शेड्यूल ओ में क्या आता है बच्चों, ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए, तो आपका एफ जो होता है
वो ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए होता है ना शेड्यूल। ओके, नेक्स्ट है ड्रग इंक्वायरी कमेटी वॉज ऑल्सो नोन एज, ड्रग इंक्वायरी कमेटी को चोपड़ा कमेटी भी कहा जाता है बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर में लोल वाली ड्रग आएंगी, तो आपको कौन सी दे रखी है, प्रोप्रेनोलोल दिया कि नहीं दिया, बिल्कुल दिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन, एंटीडायरेटिक हार्मोन जो वैसोप्रेसिन होता है, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन का बच्चों फंक्शन क्या होता है ना, मेंटेन ग्लूकोज लेवल को तो आपका ये मेंटेन नहीं करेगा, हमारा रेगुलेट करता है, इंसुलिन जो होता है ना, मेंटेन एचबी लेवल, प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन जो स्किन पिगमेंट है, या फिर रेगुलेट वाटर बैलेंस ना, किडनी में वाटर बैलेंस को रेगुलेट करने का काम होता है हमारे एंटी डायरेटिक हार्मोन का। इसकी डेफिशिएंसी डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है ना। तो विच वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज ए कॉमन नेजल डिकंजेसेंट कौन सा है, तो लोराटेडिन दिया है, फिनाइलेफ्रिन दिया है, पैरासीटामोल है, मोंटेल्यूकास, जाफिरल्यूकास तो आपको पता है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं, आपको पता ही है। तो नेजल डिकंजेसेंट में इसमें हमारा फिनाइलेफ्रिन आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है पैकेजिंग टाइप दैट हैज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद प्रोडक्ट, ऐसी पैकेजिंग जो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है। तो हमने क्या पढ़ा है कि भाई जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है ना वो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है ना, कौन सी होती है, प्राइमरी पैकेजिंग होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं डिराइव होते हैं किससे, आर्जिनिन से, बिल्कुल नहीं। एराकिडोनिक एसिड बिल्कुल सही हो जाएगा, हिस्टामिन या हिस्टडीन नहीं होगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स डिराइव होते हैं हमारा एराकिडोनिक एसिड जो होता है, इसके ऊपर हमारा कोक्स या लोक्स एंजाइम काम करता है ना, तो जब कोक्स काम करेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स पढ़ते हो आप है ना, थ्रोम्बोक्सिन से सब बनते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है MIC स्टैंड्स फॉर, तो MIC का फुल फॉर्म बताओ, मैच्योरिटी मास नहीं होगा, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथाइलिन ब्लू इज यूज इन पेरेंट्रल 4, तो देखो 1% मिथाइलिन ब्लू यूज किया जाता है बच्चों कहाँ पर, तो देखो थर्मल शॉक टेस्ट नहीं होगा, फ्राइबिलिटी या क्लैरिटी नहीं होता, ये आपका लीक टेस्ट होता है अम्पाउल्स के लिए जिसमें 1% मिथाइलिन ब्लू यूज होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, रेटिना इज लोकेटेड एट द, तो रेटिना कहाँ पर होता है बच्चों, रेटिना जो होता है फ्रंट में नहीं होता, आउटसाइड तो होता ही नहीं है, बैक ऑफ योर आई, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, इनर मोस्ट लेयर जो होता है वो रेटिना आता है आप लोगों का, आई की जो आप पढ़ते हो आउटर लेयर में स्क्लेरा कॉर्निया, मिडिल में कोरोइड सिलेरी बॉडी आइरिस, इनर जो होती है ना लेयर वो रेटिना होती है। ओके, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग फीटल मालफॉर्मेशंस इज कॉज बाय कार्बामाजिपिन, कार्बामाजिपिन जो होती है बच्चों एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, तो क्या करा देगी, कार्डियक एबनॉर्मलिटीज, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, हाइपोथायरॉयडिज्म, ग्रोथ रिटार्डेशन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करा देती है ना। नेक्स्ट थेरेप्यूटिक यूज ऑफ मस्करिनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट डू नॉट इंक्लूड, मस्करिनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट मतलब कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की बात हो रही है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को कहाँ पर यूज़ करते हो, देखो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को हमने कहाँ यूज़ करा, ट्रीटमेंट ऑफ COPD, बिल्कुल हमने देखा था ब्रोंकियल अस्थमा में, आपने देखे थे एंटीकोलिनर्जिक इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड। ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस में भी हमारा एंटीकोलिनर्जिक जो है ट्राईहेक्सीफेनाइडाइल या बेंजहेक्सोल है ना, बाइपेरिडन, प्रोसाइक्लिडिन, ये सब यूज़ करा था। ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन में यूज़ नहीं करोगे, यूरिनरी रिटेंशन तो बच्चों खुद ही करा देते हैं तो इसमें यूज़ नहीं करेंगे इनको। बाकी मोशन सिकनेस को प्रिवेंट करने एंटीकोलिनर्जिक आप पढ़ते हो हायोसिन जो स्कोपोलामिन होता है। ओके, तो ऑप्शन सी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई PPAR अल्फा एगोनिस्ट, तो ये आपके फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं, तो फिनोफिब्रेट आपको दिया है, ये PPAR अल्फा एगोनिस्ट होते हैं। लो सार्टन तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में सार्टन्स वाले ड्रग आते हैं। लोवास्टैटिन, स्टैटिन्स क्या होते हैं, जो HMG कोरिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं स्टैटिन्स। फिनोप्रोफन, आइब्यूप्रोफन जैसे आपके प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में एनसेड्स में पढ़ते हो ना, आइब्यूप्रोफन, फ्लूरबीप्रोफन है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका डी हो गया। नेक्स्ट है ऑल आर G प्रोटीन कपल्ड सीरोटोनिन रिसेप्टर एक्सेप्ट, देखिए आपके जो 5HT के रिसेप्टर होते हैं सारे के सारे GPCR में आते हैं एक्सेप्ट 5HT3 जो किस में आता है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स में से आता है। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, वर्टिगो के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग दोगे बच्चों, सिट्रिजिन मिजोलास्टिन नहीं है बच्चा, सिनारिजीन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग में इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देगा, भाई हाइपर यूरिसीमिया करा देगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था आपके लूप डायरेटिक कराते हैं, थायजाइड्स भी करा देते हैं। इसमें से देखो पायराजीनामाइड कराएगी, कोल्चिसिन या कोडीन या पायरीमिथामिन, तो हमारी पायराजीनामाइड जो आपकी फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग में आता है पायराजीनामाइड, तो ये यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देगा, हाइपर यूरिसीमिया करा देती है ड्रग। ओके,
Next, the clomiphene citrate is not known to produce which were the following effect in a young 30-year-old female. बताओ तो यंग 30-year-old फीमेल में क्लोमिफिन क्या नहीं कराएगी? हॉट फ्लश, ओव्यूलेशन, डिक्रीज एफएसएच सिक्रेशन या पॉलिसिस्टिक ओवरीज। तो क्या नहीं कराएगी? एफएसएच के सिक्रेशन को कम नहीं कराती बच्चों। ओव्यूलेशन कराती है, पॉलिसिस्टिक ओवरी करा देगी, हॉट फ्लशेस करा देगी। बाकी ऑप्शन सी हो गया नोट में। तो एडवर्स इफेक्ट क्लोमिफिन के क्या है बच्चों? पॉलिसिस्टिक ओवरी या मल्टीपल प्रेगनेंसी, हॉट फ्लश, गैस्ट्रिक अपसेट, वर्टिगो एंड एलर्जिक डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट है विटामिन बेनिफिशियल ऑस्टियोपोरोसिस इन कॉम्बिनेशन विटामिन डी के साथ में कौन सा विटामिन दोगे? ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बेनिफिशियल होगा तो विटामिन डी के साथ दे दो। विटामिन ई, ए, के या बी कौन सा दोगे? ऑप्शन सी दे देंगे विटामिन के। जैसे ब्यूप्रीनोर्फिन क्या है? तो ये फुल एगोनिस्ट नहीं होता, पार्शियल एगोनिस्ट होता है। माइक्रो ओपियोड के रिसेप्टर पड़े ना, माइक्रो कप्पा डेल्टा, तो म्यू रिसेप्टर, म्यू कप्पा डेल्टा, तो म्यू पे होता है। ये ऑप्शन ए हो जाएगा, म्यू रिसेप्टर पे पार्शियल एगोनिस्ट है। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोमेटस, लेप्रोसी के लिए ट्रीटमेंट बता दो। डेप्सोन के साथ रिफाम्पिन नहीं, दोनों ये दो नहीं 3 ड्रग देंगे। तो ठीक है, कौन सी दोगे? डेप्सोन, रिफाम्पिसिन और क्लोफाजिमिन देंगे, ऑप्शन सी। ओके, DRC से याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, ठीक है। बाकी डेप्सोन जो है, रिफाम्पिन और फ्लोक्सिन और माइनोसाइक्लिन दिया, तो ऑप्शन सी सही होगा। ओके बच्चों, तो भाई अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो। और अगर आप लोगों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं करते बच्चों, ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना ना। तो देखो क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस ट्रीटमेंट डिजोक्सिन इंड्यूस वेंट्रिकुलर एरिथमिया। तो कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस पूछी आपसे? डिजोक्सिन इंड्यूस वेंट्रिकुलर एरिथमिया के लिए कौन सा ड्रग दोगे? क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, प्रोपाफिनोल, लिडोकेन। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।